हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स टू अनअकैडमीज जेई चैनल। दिस इज जेई लाइव डेली। और बच्चों आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है एप्लीकेशन एरिया अंडर द कर्व का। तो एरिया अंडर द कर्व के बच्चों हम जो बेसिक लेवल के क्वेश्चंस थे, जो अंडरस्टैंडिंग थे, वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम करने वाले हैं कुछ एडवांस लेवल प्रॉब्लम्स। यहाँ पर बच्चों आपको सारे कंसेप्ट पता है, तब भी आपको यहाँ पर कुछ ना कुछ नया देखने को मिलेगा, इंक्लूडिंग द होमवर्क क्वेश्चन जो मैंने लास्ट क्लास में आपको दिया था। ठीक है, सो बच्चे यहाँ जो हमें नए ज्वाइन कर रहे हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। आई एम समीर चिंचोलीकर। आई हैव डन माय बीटेक एंड एमटेक फ्रॉम IIT रुड़की एंड आई हैव मोर देन 10 years ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस। बच्चों यहाँ पर जो आपके सामने टीम दिख रही है, जयंत सर, पारस सर, नमो सर और मैं, हम अनअकैडमी जेई के ऊपर आप सभी बच्चों के साथ में मिलते हैं रेगुलरली और नॉलेज शेयर करते हैं जेई के प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, तो ये जो हमारा बेसिकली मिशन है वो ये है कि हम सभी बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कर पाए फ्री ऑफ कॉस्ट थ्रू दिस चैनल। तो एक बार इसको सब्सक्राइब जरूर करो और बेल आइकन भी प्रेस करो ताकि यहाँ पर होने वाले जो भी सेशंस हैं, जो भी लेक्चर्स हैं, वो लाइव जो होने वाले हैं वो आपके मिस ना हो। ठीक है, अच्छा कोई अगर यहाँ पर हमें नया ज्वाइन कर रहा है तो उसे बता देता हूं कि हम काफी दिनों से ये मेहनत कर रहे हैं और आपको वहां पर होम पेज पर जाके प्लेलिस्ट देखनी चाहिए। काफी ऑर्डर में हमने प्लेलिस्ट लगाई हुई है। आप अगर एक भी प्लेलिस्ट उठा के देखोगे आपको पता चलेगा कि पूरा कंटेंट कवर हो चुका है। ठीक है, इंक्लूडिंग फ्रॉम स्टार्टिंग ट्रिग्नोमेट्री से लेके बिल्कुल एंड तक, अभी तक जहां तक हम पहुंच चुके हैं, एवरीथिंग इज कवर्ड सिस्टमैटिकली। मेक श्योर दैट यू फॉलो ऑल द प्लेलिस्ट सिंसियरली। ठीक है, अच्छा बच्चों एक और बहुत ही बढ़िया बात है कि टेलीग्राम के ऊपर हमारी जो फैमिली है वो भी काफ़ी बड़ी होती जा रही है। यूट्यूब फैमिली तो हमारी यस काफ़ी बढ़ रही है, लेकिन टेलीग्राम पर भी हमारे साथ ऑलरेडी 18,000 के लगभग बच्चे जुड़ चुके हैं। अगर आप अभी तक ज्वाइन नहीं किया है आपने, तो आपने भी करना चाहिए। आई गेस अभी आपके पास में मोबाइल होगा, उसके मोबाइल में आपने डाउनलोड करना चाहिए टेलीग्राम ऐप और फिर उसके बाद अपने ब्राउजर में जाकर आपने लिखना है बस इतना सा, tinyurl.com/JELivechat। ठीक है, अगर आप ये लिंक एंटर करोगे तो हमारा जो ग्रुप है अनअकैडमी जेई टीम का, उसमें आपको कनेक्ट होने की परमिशन मिलेगी। और बच्चों उस ग्रुप में ज्वाइन होने का फायदा ये है कि हम रेगुलरली उसके अंदर अपडेट शेयर करते हैं, आपके साथ में लेक्चर नोट शेयर करते हैं और साथ ही साथ आपको अगर कोई क्वेरीज हैं तो आप हमारे साथ टीचर्स के साथ में डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करके वो क्वेरीज रिजॉल्व कर सकते हो। ठीक है, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कनेक्ट विद ऑल ऑफ अस ऑन दिस ग्रुप। ठीक है, डायरेक्ट मैसेज बच्चों आप हमें कर सकते हैं, इंक्लूडिंग ऑल द टीचर्स जो यहाँ पर आप देख रहे हैं। ठीक है, ऑल राइट। एंड अदर देन दिस जो अनदर प्लेटफॉर्म हम जहां पे पढ़ा रहे हैं बच्चों, दैट इज अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म। हम चारों टीचर्स तो बच्चों वहां पर है ही, लेकिन इंडिया के और भी टॉप क्वालिटी टीचर्स अनअकैडमी प्लस पर पढ़ाना स्टार्ट कर चुके हैं और बहुत सारे जो बच्चे हैं वो अनअकैडमी जेई चैनल से ट्रांजिशन कर चुके हैं अनअकैडमी प्लस पर, क्योंकि यहां आने पर आपको वाकई ये फील होगा बच्चों कि आपकी जो प्रिपरेशन है वो एक लेवल ऊपर पहुंच चुकी है। ठीक है, क्योंकि यहां पर जिस तरह का एनवायरमेंट क्रिएट होता है, टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप जो यहां पर डेवलप होती है, साथ ही साथ जो यहां पर माहौल है लाइव क्लास का, ठीक है, वो बहुत ही अमेजिंग है। बच्चे वहां पर हमेशा कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव डिस्कशन कर रहे होते हैं। साथ ही साथ वहां पर भी एक प्राइवेट ग्रुप बना हुआ है बच्चों के लिए, जहां पर बच्चे आपस में डाउट शेयर करते हैं, टीचर्स के साथ में डिस्कशन करते रहते हैं। ठीक है, उससे बड़ी बात यह है बच्चों की एक टेस्ट सीरीज है अनअकैडमी प्लस की जो कंप्यूटर बेस्ड है। ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट बच्चों आपको देना स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि आपका जेई मेंस हो चाहे आपका जेई एडवांस हो, दोनों ही अब कंप्यूटर बेस्ड होने वाले हैं। ठीक है, प्लस इससे बच्चों आइडिया आपको ये लगेगा कि आप नेशनल लेवल पे कहां स्टैंड करते हो। अगर आप एक अच्छी रैंक अभी से लाना स्टार्ट कर रहे हो तो आगे जाके भी आप काफी अच्छा परफॉर्म करोगे, आपको ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, ऑलराइट। सो अनअकैडमी प्लस बच्चों बहुत ही अमेजिंग प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको अलग अलग सब्सक्रिप्शन नहीं लेना पड़ता है। ठीक है, यहाँ पर इमर्ज, इवॉल्व, मल्टीपल बैचेस चल रहे हैं जहां पर हम टीचर्स पढ़ा रहे हैं। ठीक है, लेकिन हर टीचर से पढ़ने के लिए आपको अलग से पे नहीं करना होगा, एक सिंगल सब्सक्रिप्शन आपको बाय करना होता है। ठीक है, किस चीज का सब्सक्रिप्शन बाय करोगे? जिस चीज की आप तैयारी कर रहे हो बस उसी का सब्सक्रिप्शन आपको बाय करना है। अब उसके बाद आपको जो भी फैसिलिटीज अनअकैडमी प्लस दे सकता है सारी आपके लिए ओपन हो जाएंगी, इंक्लूडिंग डाउट क्लियरिंग, इंक्लूडिंग टेस्ट सीरीज, इंक्लूडिंग लाइव लेक्चर्स फ्रॉम मल्टीपल टीचर्स, ऑल द सब्जेक्ट्स। ठीक है, एवरीथिंग विल बी ओपन फॉर ऑल ऑफ यू। ठीक है, तो करना क्या है, अनअकैडमीज लर्निंग ऐप डाउनलोड करनी है और डाउनलोड करके अपने जो गोल है विच इज IIT जेई उसको सिलेक्ट करके सब्सक्रिप्शन परचेज करना है। ठीक है, अब यहाँ पर परचेज करने के लिए आप अलग अलग तरीके से परचेज कर सकते हो। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो हम अफोर्डेबिलिटी की बात करते हैं, ठीक है, कि अनअकैडमी प्लस बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है, वो आपको समझ में आएगा जब आप यहाँ पर लंबे समय का सब्सक्रिप्शन लोगे। तो 12 महीने का सब्सक्रिप्शन सजेस्टेड है अगर आप रिपीटर हो या फिर आप 12th के स्टूडेंट हो, और 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन सजेस्टेड है अगर आप यहाँ पर 11th के स्टूडेंट हो। तो ठीक है, ये दोनों ही जो आपके प्लान्स है ये बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है, क्योंकि आप अगर जेई लाइव कोड भी यूज़ कर लोगे, जो हमारी टीम का कोड है, हम उन बच्चों
बच्चों को दे रहे हैं जो ऑलरेडी हमारे साथ कनेक्टेड है यूट्यूब चैनल के ऊपर, ठीक है। तो जेई लाइव कोड यूज करके आपको एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट मिल जाता है और आपकी जो पर डे कॉस्ट होती है अनअकैडमी प्लस पे पढ़ने की, दैट कम्स डाउन टू अराउंड 50 to 60 रुपीज, ठीक है, विच इज क्वाइट लेस, ठीक है। 50-60 रुपए तो बच्चों आप अगर कहीं ट्यूशन ज्वाइन करते हो तो आने जाने में आपको लग जाएंगे, प्लस क्वालिटी का यहाँ पर आपको कोई स्टैंडर्ड कोई दे नहीं पाता है, लेकिन यहाँ पर गारंटी है कि अनअकैडमी प्लस पे जो भी टीचर्स ऑनबोर्ड किए जाते हैं वो इंडिया के टॉप एजुकेटर्स ही होते हैं, ठीक है। सो दैट इज अनदर important thing that you should keep in mind whenever you are actually planning to join any coaching, ठीक है, join any tuition, ठीक है। ये बात ध्यान रखो कि ऑनलाइन एक अब फैसिलिटी आ चुकी है जहां पर आपको क्वालिटी एजुकेशन मिल रहा है, दैट टू ऑन अफोर्डेबल प्राइसेस, ठीक है। ऑलराइट, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों आज का हमारा जो मेन डिस्कशन है। हम स्टार्ट करना चाहते हैं होमवर्क डिस्कशन के साथ में। लास्ट क्लास में मैंने बहुत ही एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके साथ में शेयर किया था और आपको बोला था कि इसको आपको ट्राई करके आना है, ठीक है। वो क्वेश्चन क्या था? Find the area enclosed by y is equal to x plus sin x and its inverse function. And its inverse function. अब यहां पर हमें पता ही नहीं है एक्चुअली कि इनवर्स फंक्शन क्या है ना, हमें कुछ ना कुछ उसके बारे में सोचना होगा। बिटवीन द लाइंस x इज इक्वल टू माइनस पाई एंड x इज इक्वल टू पाई, ठीक है। अब माइनस पाई से पाई क्या होता है ये तो हमें आइडिया है, ठीक है, लेकिन क्या आपको पता है कि y इज इक्वल टू x प्लस साइन x का ग्राफ कैसे बनेगा? और क्या आपको यह पता है कि उसका इनवर्स का ग्राफ कैसे बनेगा? जब तक आप यहां पर ग्राफिकली इस चीज को इमेजिन नहीं कर पाओगे कि एरिया बाउंडेड कितना आने वाला है, आप उसको कैलकुलेट कैसे करोगे, ठीक है। सो हियर द थिंग विच इज टू बी डिस्कस्ड इज कि यहां पर आखिर इसका एरिया बाउंडेड बनेगा तो बनेगा कैसे, ठीक है। ऑलराइट, तो यहां से हमारी कहानी स्टार्ट करते हैं। y इज इक्वल टू एक्स प्लस साइन एक्स। यहां पर अच्छी बात यह है कि आपको x प्लस साइन एक्स भले ही बनाते ना आता हो, लेकिन आपको y इक्वल टू एक्स बनाते आता है और आपको y इक्वल टू साइन एक्स भी बनाते आता है। आपको y इक्वल टू एक्स भी बनाते आता है और आपको y इक्वल टू साइन एक्स भी बनाते आता है। दोनों को जोड़ के क्या होगा ये थोड़ा सा आपको बस इमेजिन करना है, ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट इमेजिनिंग समथिंग। काफी इंटरेस्टिंग सा बच्चों यहाँ पे फिगर आपको मिलने वाला है, ठीक है। ऑलराइट, और आपने अगर ये क्वेश्चन देखा है x प्लस साइन एक्स तो आप इस तरह के और भी काफी क्वेश्चंस कर पाओगे, ठीक है। सो मेक श्योर दैट यू एक्चुअली फोकस ऑन द कंसेप्ट जो यहाँ पे हम सीखना चाह रहे हैं, ठीक है, रादर देन जस्ट द क्वेश्चन, है ना। क्वेश्चन का सॉल्यूशन तो देखो ही, लेकिन साथ ही साथ जो कंसेप्ट है उसके ऊपर फोकस करने की कोशिश करो, ठीक है। तो मैं यहाँ पर बोलूंगा बच्चों आप अगर y इज इक्वल टू एक्स यहाँ पर बनाना चाहते तो कैसे बनता है, ठीक है। तो y इज इक्वल टू एक्स तो एक 45 डिग्री की लाइन है, इसमें आई गेस सारे बच्चे कंफर्टेबल है। y इज इक्वल टू एक्स एक 45 डिग्री वाली लाइन है, ठीक है। अच्छा यहां पर अब सोच के देखो, जब मैं x का वैल्यू 0 डालूंगा तो क्या होगा? जब मैं x का वैल्यू 0 डालूंगा तो ऑब्वियसली y का वैल्यू भी 0 आने वाला है। मतलब इसके ऊपर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें मिल गया है विच इज 0। जो हमारा कर्व है y इज इक्वल टू एक्स प्लस साइन एक्स, इसका ग्राफ अगर मैं प्लॉट करने की सोच रहा हूं तो एक तो पॉइंट मिला मुझे जहां से ये कर्व पास होना चाहिए, ठीक है। कौन सा है? 0,0 ओरिजिन से ये कर्व पास होगा। अब यहां पर हमारे पास क्योंकि साइन के बारे में इंफॉर्मेशन है तो हम क्या जानते हैं कि अगर मैं यहां पर y इज इक्वल टू एक्स प्लस साइन एक्स का प्लॉट बनाना चाहता हूं, ठीक है, तो अगर मैं कुछ स्पेसिफिक से वैल्यूज यहां पे सोचना स्टार्ट करूं x इज इक्वल टू n पाई वाले, ठीक है, तो यहां पर क्या होगा? व्हाट हैपेंस एट x इक्वल टू n पाई? एट x इक्वल टू n पाई मतलब क्या है? पाई, 2 पाई, 3 पाई, माइनस 2 पाई, ये जो सारे वैल्यूज हैं इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई है, वहां पर साइन की वैल्यू कैसी होती है? 0 हो जाती है। वहां पे साइन की वैल्यू अगर 0 हो जाएगी तो इसका क्या मतलब है? आपको एक्चुअली क्या बचेगा? केवल y इक्वल टू एक्स का वैल्यू बचेगा कि नहीं बचेगा? एट दीज पॉइंट्स आपको ऐसा लगेगा कि आउटपुट आपका किसके बराबर आ रहा है? x के ही बराबर आ रहा है। जैसे यहां पर अगर मैं डालता हूं इसके अंदर पाई, अगर मैं इसके अंदर पाई डालता हूं तो ये तो पाई बनेगा, ये 0 बनेगा, तो y की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी? पाई हो जाएगी, ठीक है। तो पाई डालने पे पाई बना, पाई डालने पे पाई बना, जो था वही बना। ये तो y इक्वल टू एक्स का मतलब होता है, ये डेफिनेशन तो y इक्वल टू एक्स की है, जो डालेंगे वही बनेगा। क्लियर है? तो हमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट फिर से मिल गया, यहां पे पाई डालने पे पाई ही बनता है। वैसे ही अगला पॉइंट सोचते हैं, यहां पे 2 पाई डालने पे क्या बनना चाहिए? तो 2 पाई डालने पे फिर से आपको 2 पाई ही मिलना चाहिए। यस और नो? ऐसे कुछ तो सोचा जाएगा इस क्वेश्चन में। अगर मैं इसके अंदर माइनस पाई डालता हूं तो मुझे क्या मिलना चाहिए? माइनस पाई डाल के मुझे माइनस पाई मिलना चाहिए, और माइनस 2 पाई डाल के मुझे, समझ रहे हैं बच्चे, कंसेप्ट पकड़ने की कोशिश करो बच्चों, यहां पे माइनस 2 पाई डाल के माइनस 2 पाई ही मिलना चाहिए, ठीक है। तो मेरे पास यहां पर अब काफी अच्छे से पॉइंट्स आ चुके हैं। ये सारे पॉइंट्स जो रेड डॉट में प्लॉट कर रहा हूं, यहां से मेरा कर्व पक्के से पास होगा। लेकिन अब इनके बीच में क्या होगा? इनके बीच में अब यहां पे अगर आप इमेजिन करना स्टार्ट करोगे तो साइन की वैल्यू वेरी करती है, ठीक है। अगर मैं 0 से पाई के बीच की बात करता हूं तो मुझे पता है कि साइन का वैल्यू 0 से लेकर पाई के बीच में पॉजिटिव होता है।
तो अगर मेरे पास ऑलरेडी x का कोई वैल्यू है, उसके अंदर अगर मैं कोई एक पॉजिटिव क्वांटिटी ऐड कर दूंगा तो बड़ा ही आंसर आएगा। अगर मैं पॉजिटिव क्वांटिटी ऐड कर दूंगा तो कुछ ना कुछ तो बड़ा आंसर आएगा, यस और नो। ठीक है, तो मैं क्या सोच रहा हूं कि इससे आपका कुछ तो बड़ा ही आंसर आने वाला है। क्लियर? तो मैं जो इमेजिन कर पा रहा हूं ग्राफ वो कुछ इस तरीके से है कि मुझे स्टार्ट तो 0 पे करना है, एंड पाई पे करना है, लेकिन x प्लस साइन x का वैल्यू जो है वो x से तो बड़ा ही आने वाला है, मतलब आपकी y की वैल्यू ऊपर होनी चाहिए। तो ये कुछ इस तरीके से मैं प्लॉट कर सकता हूं। क्लियर है? अब मैं अगर पाई से 2 पाई के बीच की बात करूं तो पाई से 2 पाई के बीच में मुझे पता है कि साइन का वैल्यू कैसा होता है, नेगेटिव होता है। x तो अपनी जगह लगा हुआ है, ब्लू लाइन तो यहां पे है ही सपोर्ट के लिए, ठीक है, लेकिन अब क्या हो रहा है, साइन x का वैल्यू क्योंकि यहां पे नेगेटिव है, इसका मतलब x जो वैल्यू है उससे थोड़ा सा कम आंसर आएगा। ठीक है, क्योंकि x में से कुछ ना कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है। ठीक है, तो यहां पर हम क्या सोच सकते हैं कि पाई से लेकर 2 पाई वाला जो रीजन है वो एक्चुअली ऐसा कुछ बनना चाहिए। क्लियर हो रहा है? तो 0 से लेकर पाई में एक्चुअली आपकी ब्लू लाइन के ऊपर जाएगा ग्राफ, और पाई से लेकर 2 पाई में आपकी ब्लू लाइन के नीचे जाएगा ग्राफ। माइनस पाई से 0 में आपको क्या लगता है? माइनस पाई से 0 में आपका ग्राफ कैसा होता है? नेगेटिव होता है। ठीक है, तो यहां पर फिर से क्या हो जाएगा, नीचे आएगा। और उसके बाद कैसा होता है, माइनस पाई से माइनस 2 पाई के बीच में आपका ग्राफ पॉजिटिव होता है साइन का, तो यहां पे फिर से ऊपर आ जाएगा। तो आपको इस तरह से कुछ तो एक फिगर मिलना चाहिए जो यहां पे हमने ग्रीन से प्लॉट किया है। ये किसका ग्राफ है? ये y = x प्लस साइन x का ग्राफ है। ये हमारा स्टेप 1 कंप्लीट होता है कि हमें समझ में आया कि y = x प्लस साइन x आखिर होता कैसे। ठीक है, आई होप यहां पे आपको स्टेप वाइज सारी चीज समझ में आ गई, या आपको प्रोसीड कैसे करना चाहिए था। लेकिन इसका ओरिजिनल ग्राफ है मेरे पास, सो लेट अस सी कि सॉफ्टवेयर एक्चुअली इसका ग्राफ कैसे प्लॉट करता है x प्लस साइन x का। ठीक है, तो x प्लस साइन x का बच्चों एक्चुअल ग्राफ ऐसे दिखाई देगा आपको। क्लियर है? यहां पर जो ब्लू लाइन है y = x वाली लाइन है। ठीक है, और जो रेड लाइन है वो कौन सी है? y = x प्लस साइन x वाली लाइन है। रेड लाइन इज x प्लस साइन x वाला ग्राफ। ठीक है, ऑलराइट, काफी कुछ हमने ऐसे ही बनाया था, है ना। हमने एक्चुअली ये नोटिस नहीं किया था कि ये थोड़ा सा जो है आगे की तरफ बल्ज जाएगा इसका। हमने जो बनाया था वो यहां पर बिल्कुल सिमेट्रिक सा बना दिया था, कोई बात नहीं, है ना। हमें क्या चाहिए होता है, वैसे भी रफ फिगर चाहिए होता है। ठीक है, तो अगर हम पिछले वाले फिगर के ऊपर भी अब आगे बात करना स्टार्ट करेंगे तो भी हमारा आंसर तो निकल आएगा, लेकिन क्योंकि हमारे पास यहाँ पे थोड़ा सा टेक्नोलॉजी का हेल्प है। ठीक है, सो वी आर एक्चुअली लुकिंग एट द एक्चुअल ग्राफ ऑफ x प्लस साइन x। रेड कलर का यहां पर ग्राफ है, लेकिन अब प्रॉब्लम यह है कि अभी मुझे और आगे एक डिस्कशन करना है कि मुझे इस कर्व के साथ में इसके इनवर्स के साथ एरिया बाउंड कितना हो रहा है वो एरिया निकाल के बताना है। तो अब यहां पर आपको इनवर्स की प्रॉपर्टी पता होना चाहिए। इनवर्स फंक्शन की क्या प्रॉपर्टी है कि इनवर्स फंक्शन जो होता है उसका ग्राफ y = x में इमेज होता है ओरिजिनल ग्राफ का। ठीक है, ओरिजिनल ग्राफ आपके पास में है, आपके पास में y = x भी है। अगर आप इस ओरिजिनल ग्राफ का इमेज ले लोगे y = x में, तो जो फिगर बनेगा वो इनवर्स का फिगर होगा। तो यहां पर आप समझ रहे हो कि मैं एक्चुअल इनवर्स फंक्शन फाइंड करने में इंटरेस्टेड नहीं हूं। मैं यहां पर क्या करना चाहता हूं, इनवर्स फंक्शन का बस ग्राफ देखना चाहता हूं, दैट इज इट। इनवर्स फंक्शन का ग्राफ अगर मैं यहां पर बनाने की कोशिश करूंगा तो मेरे पास ऐसा कुछ होना चाहिए कि लेट अस से ये जो पोर्शन आ रहा है रेड वाला ब्लू लाइन में, उसका इमेज ड्रॉ करने की मैं बच्चों कोशिश कर रहा हूं यहां पे। ठीक है, तो इमेज ड्रॉ करूंगा तो ऐसा कुछ हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, फिर से ऊपर वाला जो पोर्शन, नीचे वाला जो पोर्शन है उसकी इमेज कहां जाएगी, ऊपर आ जाएगी। तो उसको अगर मैं ड्रॉ करने की कोशिश करूंगा तो ऐसा कुछ हो जाएगा। ऑलराइट, वैसे ही नीचे करते हैं। यहां पर नीचे आपका जो इमेज बनेगा कैसे बनेगा, ऐसा कुछ बनेगा, और इसी चीज को आगे प्रोसीड कर दो। तो ये जो अभी मैंने यहां पे कंस्ट्रक्ट किया है ये एक इनवर्स फंक्शन का ग्राफ है। किसका इनवर्स है? x प्लस साइन x का इनवर्स है। ठीक है, इसको इसी तरह से मार्क कर लिया जाए, इनवर्स ऑफ। आई डोंट एक्चुअली नो व्हाट दैट इनवर्स फंक्शन इज। ठीक है, बट आई डोंट केयर, क्योंकि मुझे उसके ग्राफ से ही मतलब है बस। ठीक है, इनवर्स फंक्शन ऑफ y = x प्लस साइन x। ठीक है, ये हमने ड्रॉ कर दिया। अब यहां पर क्वेश्चन का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं कि हमें करना क्या है। हमें बेसिकली यहां पर पाई और माइनस पाई से के बीच में कितना एरिया बाउंड होगा ये फाइंड करके बताना है। ठीक है, तो क्या यहां पर आप देख पा रहे हो कि ये जो दो आपके लूप्स हैं, इन दोनों लूप्स के बीच का एरिया आपको यहां पे निकाल के बताना है। पता नहीं p ऑर्बिटल जैसा कुछ तो दिख रहा है ना, पता नहीं पारस सर ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे शायद इसको, लेकिन वैसा ही कुछ तो यहां पर फिगर बन रहा है। अगर मैं इस चीज को नोटिस करूं तो मैं बता सकता हूं कि क्योंकि मैंने ऊपर वाले का इमेज नीचे लिया है, तो यहां जो ऊपर एरिया बाउंडेड आएगा एग्जैक्टली वही एरिया नीचे बाउंडेड वाला भी आएगा। ठीक है, और क्योंकि चीजें सिमेट्रिक हैं तो यहां जो दोनों पोर्शंस बनेंगे उन पोर्शंस का एरिया भी इस शेडेड रीजन के ही बराबर आएगा।
सो व्हाट आई कैन नाउ कैलकुलेट इज कि ये जो शेडेड रीजन है, इस शेडेड रीजन का एरिया अगर मैं निकाल लूं तो इंटू 4 करके मेरे पास -π से लेके π में कितना एरिया बाउंडेड होना चाहिए उसका आंसर आ जाएगा। आ रही बात समझ में? यहां पर मैं केवल A1 के ऊपर फोकस करना चाहता हूं। अब A1 का एरिया निकालना अब हमारे लिए आसान काम है, क्योंकि ये जो ऊपर वाला कर्व है, अपर कर्व रेड वाला कौन सा है, x प्लस साइन एक्स, और लोअर कर्व शेडेड रीजन का लोअर कर्व कौन सा है, शेडेड रीजन का लोअर कर्व है y इज इक्वल टू एक्स। अपर कर्व माइनस लोअर कर्व करना यहां पे बहुत ही आसान है। मुझे कहां से कहां तक जाना है, 0 से लेके π तक जाना है, अपर माइनस लोअर, ठीक है। इससे लेकिन आएगा क्या, फाइनल आंसर नहीं आएगा, इससे आएगा A1 का आंसर। क्लियर हो रहा है? इससे आएगा A1 का आंसर। A1 का आंसर मैं यहां पे लिख रहा हूं, इंटीग्रेट करेंगे 0 से लेके π तक। अपर कर्व इज x प्लस साइन एक्स, लोअर कर्व इज माइनस एक्स dx, ये आपको आंसर निकाल के दे देगा, ठीक है। इसमें अच्छी बात क्या है कि x तो कैंसिल ही हो जाएगा, तो आपका जो A1 का कैलकुलेशन है वो है 0 से लेके π तक साइन एक्स का इंटीग्रेशन। तो ये तो आएगा, सारे बच्चों को याद ही हो गया होगा कि साइन एक्स का इंटीग्रेशन 0 से लेके π तक कितना होता है, 2 होता है। अगर किसको याद नहीं है तो एक्चुअल कैलकुलेशन भी करके यहां पे देख सकता है। क्लियर है? अगर आपको ये शेडेड रीजन का एरिया 2 पता चल गया तो ये नीचे वाला भी 2 होगा, ये ऊपर वाला भी 2 होगा और ये नीचे वाला भी 2 होगा। तो -π से लेके π तक कितने 2 आ गए, टोटल 4 2 आ गए। तो टोटल एरिया कितना हो जाएगा, टोटल एरिया आपका 8 हो जाएगा, ठीक है। टोटल एरिया इज इक्वल टू 4A1 इज इक्वल टू 8, ये आपका फाइनल आंसर है। इज दिस क्लियर? अब ये क्वेश्चन एडवांस लेवल का इसलिए है क्योंकि यहां पर आपको इनिशियल ग्राफ ड्रॉ करने से ही दिक्कत है। जो आपको बोर्ड्स में क्वेश्चन आएंगे बच्चों, या फिर जो आपको मेंस में क्वेश्चन आएंगे, उनमें आपको हमेशा नोन फिगर ही बनाने को मिलेंगे। पैराबोला हो गया, सर्कल हो गया, स्ट्रेट लाइन हो गया, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा आपको दिक्कत देनी है तो हाइपरबोला दे देंगे, ठीक है। बट अदरवाइज थिंग्स आर ऑलवेज इजी एज फार एज कर्व स्केचिंग इज कंसर्न। लेकिन एडवांस लेवल के प्रॉब्लम में आपको कर्व स्केचिंग से ही दिक्कत आना स्टार्ट हो सकती है। सो मेक श्योर दैट यू डू सच क्वेश्चंस जहां पर आपको ऐसा सोचना पड़ता है, ठीक है। ऑलराइट, तो ये रहा आज का पहला अमेजिंग क्वेश्चन जिसका आंसर बच्चों हमने 8 निकाला है। हालांकि ये मैंने कल आपके साथ में शेयर किया था, है ना। नया क्वेश्चन देखते हैं यहां पर आज का, ये भी बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। फाइंड द एरिया रिप्रेजेंटेड बाय द सॉल्यूशन सेट। अब यहां पर भी कुछ नई बात हो रही है। सॉल्यूशन सेट जो है उसको अगर आप प्लॉट करोगे तो कुछ तो एरिया बनेगा, उस एरिया का वैल्यू कितना है ऐसा आपको निकाल के बताना है। समझ रहे हो बात? यहां पे सॉल्यूशन सेट का मतलब क्या है पहले तो ये समझना पड़ेगा आपको, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस हम रेगुलरली करते रहेंगे, क्विजेस भी बच्चों में लेते रहूंगा जिसके अंदर हम एरिया के और भी अमेजिंग क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। बट लेट अस फोकस राइट नाउ ऑन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। यहां पर आप देख पा रहे हो क्या है, एक तो ये जो स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं ये हमारे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और मॉडुलस तो आएगा सबको दिख रहा है, मॉड एक्स और मॉड वाई वहां पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो पहली बात तो है कि इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके सोचने की जरूरत है, ठीक है। सो लेट अस सिंप्लीफाई डाउन सम थिंग्स। यहां पर ऐसा करते हैं कि अभी थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड y इज ऑल्सो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। समझते तो सही पहले क्वेश्चन को समझते हैं, उसके बाद फिर आगे सॉल्यूशन अपने आप निकल के आ जाएगा। अगर मैं यहां पे x और y दोनों पॉजिटिव क्वांटिटीज मानता हूं, देन इन दैट केस मेरा जो रेड इक्वेशन है अब थोड़ा तो भी तो सिंपल हो गया कि उसके अंदर से मॉड हट गया, ठीक है। उसके अंदर से मॉड हट गया, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ y इज इक्वल टू 2। मैं ये सॉल्व करके देखना चाह रहा हूं। अब मुझे क्या पता है कि अगर ये दोनों अपने आप में इंटीजर वैल्यूज हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इंटीजर ही होगा ना, नाम ही उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर है, वैसे ये भी क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ y भी अपने आप में इंटीजर है। तो दो इंटीजर्स का सम अगर मुझे 2 बनाना है, ठीक है, तो मैं क्या क्या सोच सकता हूं कि पहला वाला 0 हो जाए, दूसरा वाला 2 हो जाए, या फिर दोनों 1 हो जाए, या फिर ये 2 हो जाए और ये 0 हो जाए। और कोई केस सोच पाओगे? अंडर दिस कंडीशन है ना, अगर यहां पर x ग्रेटर देन 0 और y ग्रेटर देन 0 है तो हम ये 3 ही केस सोच पाएंगे, क्योंकि अदरवाइज तो और भी हो सकते हैं। यहां पर ये हो सकता है कि ये 3 हो जाए और ये -1 हो जाए, तो 3 और -1 का आंसर भी 2 आएगा। लेकिन -1 वाला सिनेरियो में लेना नहीं चाह रहा हूं अभी, क्योंकि हम पहले क्वेश्चन को समझे तो सही, ठीक है। ऑलराइट, तो हमें समझ में आई बात यहां पे कि अच्छा ओके, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं, हम स्पेसिफिकली फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, है ना। फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों x और y की वैल्यू पॉजिटिव होती है, ठीक है। तो मैं यहां पे एक करके एक कुछ यहां पे आपको सॉल्यूशन निकाल के बताता हूं कि इनफाइनाइट यहां पे सॉल्यूशंस कैसे निकलेंगे और सॉल्यूशन सेट को रिप्रेजेंट करेंगे तो एरिया कहां से बनेगा, ठीक है। सो ये आपका एरिया इसलिए बनेगा क्योंकि आपके पास इनफाइनाइट आंसर्स निकल के आने वाले हैं, सोचो इस बात को ध्यान से, है ना। अगर मैं बोल देता हूं कि x की वैल्यू तो इक्वल टू 0 ही है, ठीक है,
अगर सॉरी ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू तो 0 ही है, ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू अगर मैं 0 बोल रहा हूं तो x के ऊपर क्या रिस्ट्रिक्शन आ रही है कि x क्या क्या हो सकता है। ठीक है, इस पहले केस को अगर आप समझना चाहते हो तो यहां पर आपको बोलना पड़ेगा कि x तो एक्चुअली सर 0 से लेके 1 के बीच में कुछ भी हो सकता है, x 0 से लेके 1 के बीच में कुछ भी हो सकता है, तब जाके उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर का आंसर 0 आएगा। और ग्रेटेस्ट इंटीजर y अगर आपको 2 चाहिए तो y भी बहुत सारी वैल्यूज ले सकता है। y की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, y की वैल्यू 2 से लेके 3 के बीच में कुछ भी हो सकती है ना। यहां पर ध्यान से देखो 1 नॉट इंक्लूडेड, 3 नॉट इंक्लूडेड। ऑलराइट, तो जब यहां पर आप सारे सॉल्यूशन सोचना स्टार्ट करोगे तो क्या यहां पर आपको नजर आ रहा है कि इनफिनिट सॉल्यूशंस आएंगे। जैसे यहां पर एक सॉल्यूशन एक्चुअली हो सकता है 0 एंड 2, 0 एंड 2 ये एक सॉल्यूशन, ठीक है। या फिर आपके पास में हो सकता है 0.1 एंड 2.1, 0.1 एंड 2.1 इसके अंदर डाल के देखो, 0.1 डालोगे तो 0 हो जाएगा, 2.1 डालोगे तो 2 हो जाएगा। ठीक है, एक सॉल्यूशन और हो सकता है 0.1 एंड 2.9, 0.1 एंड 2.9, तो भी यहां पर सेम सिनेरियो बन रहा है और आपका आंसर यहां पे मैच करेगा। तो ये जो सारे इनफिनिट सॉल्यूशंस यहां पर आपके पास आ रहे हैं क्योंकि ये कंटीन्यूअस सॉल्यूशंस हैं, डिस्क्रीट सॉल्यूशंस नहीं है, कंटीन्यूअस सॉल्यूशंस है। x की वैल्यू यहां से यहां तक, y की वैल्यू यहां से यहां तक। ठीक है, तो आपको यहां पर जो प्लॉट करोगे उन सॉल्यूशंस को तो आपको एक रीजन मिलेगा। लेट अस ट्राई टू प्लॉट दिस रीजन नाउ। ठीक है, कौन सा रीजन, ये जो सॉल्यूशन है इसको एक बार प्लॉट करके देखते हैं, फिर आगे की कहानी बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो मेरे पास एक अच्छा सा ग्राफ पेपर है, इस ग्राफ पेपर के ऊपर बना के देखते हैं। ठीक है, तो आपके पास ऐसा कुछ इंफॉर्मेशन है, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 3 4 है। ठीक है, -1 -2 -3 -4, 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4। ठीक है, तो मैं क्या प्लॉट करना चाहता हूं यहां पे देख लेते हैं एक बार फिर से। मैं ये प्लॉट करना चाहता हूं x 0 से 1 के बीच में होना चाहिए, x 0 से 1 के बीच में होना चाहिए, मतलब x एक्सिस पे आपको 0 और 1 के बीच में रहना है। तो वो रीजन मुझे समझ में आ गया। ये सारे के सारे जो कॉलम वाले वैल्यूज हैं ये 0 और 1 के बीच में ही है x के वैल्यूज। ठीक है, अब y की वैल्यू कैसी होनी चाहिए, y की वैल्यू 2 और 3 के बीच में होनी चाहिए, y की वैल्यू 2 और 3 के बीच में होनी चाहिए। ठीक है, तो अब यहां पर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई अगर मुझे करवानी है तो क्या यहां पे आप इंटरसेक्शन सोच पा रहे हो, रो का और कॉलम का इंटरसेक्शन क्या आप सोच पा रहे हो। ठीक है, यहां पर कॉलम कौन सा है, ये वाला, रो कौन सा है, ये वाला, इनका इंटरसेक्शन अगर यहां पे आप देखने जाओगे तो एक पर्टिकुलर स्क्वायर बनने वाला है। यहां पे इस स्क्वायर के अंदर आने वाला हर एक पॉइंट मेरा सॉल्यूशन है, इस स्क्वायर के अंदर आने वाला हर एक पॉइंट मेरा सॉल्यूशन है। और क्योंकि हर एक पॉइंट मेरा सॉल्यूशन है इसका मतलब वहां पे जो रीजन बना है वो मेरा रिक्वायर्ड रीजन है। क्लियर है, ये क्या है, मैंने इस सॉल्यूशन को प्लॉट किया, मैंने इस सॉल्यूशन को देख के प्लॉट किया। क्या अगला वाला सॉल्यूशन प्लॉट करना आसान है अब आपके लिए। यहां पर बोल रहा है ग्रेटेस्ट इंटीजर x का वैल्यू 1 होना चाहिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर y का वैल्यू 1 होना चाहिए, मतलब ये 1 और 2 के बीच में होगा और ये भी 1 और 2 के बीच में होगा। दोनों x और y 1 और 2 के बीच में होना चाहिए, 1 और 2 के बीच में, 1 और 2 के बीच में। तो इसका इंटरसेक्शन कहां पर आएगा, ये वाला स्क्वायर निकल के आएगा। ठीक है, तो यहां पर आपके पास ये सारे के सारे जो वैल्यूज हैं सॉल्यूशंस हैं और उन सॉल्यूशंस को हमने प्लॉट किया तो हमें एक डब्बा मिल गया, यहां पे स्क्वायर डब्बा मिल गया। और वैसे ही जो लास्ट वाले उसको एक बार प्लॉट करके देखते हैं, ये 2 होना चाहिए और वो 0 होना चाहिए। ठीक है, तो x होना चाहिए 2 और 3 के बीच में, x होना चाहिए 2 और 3 के बीच में, और y होना चाहिए 0 और 1 के बीच में। तो यहां पे आपके पास में फिर से सिमेट्रिक डब्बा एक यहां पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमने सारे सॉल्यूशंस प्लॉट कर दिए हैं, लेकिन कहां प्लॉट किया हमने, स्पेसिफिकली फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर प्लॉट किए। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर प्लॉट करने का ये रीजन है कि हमने यहां पे पहले क्वेश्चन को इजी बनाया समझने के लिए। ठीक है, लेकिन अब यहां पे वापस जाते हैं, सिनेरियो देखते हैं कि एक्चुअल क्वेश्चन क्या था। ठीक है, तो एक्चुअल क्वेश्चन ये था, ठीक है, कि ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर तो मॉड x है और ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर तो मॉड y है, तो अब क्या होना चाहिए। अब यहां पर आने के बाद में अगर आप लेक्चर 1 में समझाया हुआ कंसेप्ट जो है कर्व ट्रेसिंग का उसको यूज करोगे तो बड़ी आसानी से आप इसका आंसर निकाल पाओगे। ठीक है, हमने यहां पे 2-3 चीजें बोली थी। एक हमने ये बोला था कि अगर आप x और y के प्लेस में -x और -y रिप्लेस करते हो, x और y के प्लेस में अगर आप -x और -y रिप्लेस करते हो और इक्वेशन को कोई फर्क नहीं पड़ता, देन इन दैट केस इक्वेशन का जो ग्राफ होता है वो अपोजिट क्वाड्रेंट्स में सिमेट्रिक होता है। ठीक है, अपोजिट क्वाड्रेंट्स में सिमेट्रिक है। तो यहां पर फर्स्ट क्वाड्रेंट बन चुका है, थर्ड क्वाड्रेंट में भी सिमेट्रिक ग्राफ आप बना सकते हो। ठीक है, और एक चीज यहां पे नोटिस करो, क्योंकि यहां पे x के प्लेस में -x डालने से फर्क नहीं पड़ रहा है, इसका मतलब आपका ग्राफ y एक्सिस के अबाउट भी सिमेट्रिक है ना। यहां पर जो हम 1 पे करना चाह रहे हैं वही चीज हम -1 पे भी करेंगे, जो चीज हम 2 पे करना चाह रहे हैं वही चीज हम -2 पे भी करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो ये कैसा हो जाएगा, सिमेट्री अबाउट y एक्सिस हो जाएगा।
क्लियर है। और वैसे यहां पर मैं y के लिए भी कमेंट कर सकता हूं कि आपका, क्योंकि मॉड y लिखा हुआ है तो y की प्लेस में -y डालोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, मतलब आपका ग्राफ एक्चुअली x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक हो जाएगा। जो आप 1 पे करना चाहते हो वही -1 पे भी कर सकते हो, जो आप 2 पे करना चाहते हो वही आप -2 पे भी कर सकते हो। तो सिमेट्री किसके अबाउट आ गई, x एक्सिस के अबाउट आपकी सिमेट्री आ गई। तो अब ये जो आपका पोर्शन बनेगा, ये जो आपका ग्राफ बनेगा, अभी तो हमने क्या प्लॉट किया है, ये प्लॉट किया है अंडर दिस कंडीशन, ठीक है। हमें एक्चुअली वो प्लॉट करना है। तो यहां पर हम क्या बोल रहे हैं, क्योंकि हमें कर्व ट्रेसिंग के फंडे पता है तो मैं इसको डायरेक्टली रिफ्लेक्ट कर देता हूं, इस साइड रिफ्लेक्ट कर देता हूं x एक्सिस के अबाउट, रिफ्लेक्ट कर देता हूं y एक्सिस के अबाउट, और इस वजह से मेरे चारों क्वाड्रेंट्स में ग्राफ बन जाएंगे, ठीक है। तो क्योंकि इधर 3 डब्बे आए हैं तो इधर भी 3 आएंगे, इधर भी 3 आएंगे, इधर भी 3 आएंगे, तो आपके जो डब्बे बने हैं टोटल कितने हो जाएंगे, टोटल 12 डब्बे हो जाएंगे, ठीक है। और 12 डब्बे, हर एक डब्बा कितने स्क्वायर का है, कितने स्क्वायर यूनिट्स का है, तो यहां पर आपका हर एक डब्बा 1 यूनिट आपका एरिया रखता है, ठीक है। इसलिए इसका आंसर कितना आएगा, इसका एरिया अंडर द कर्व कितना आएगा, एरिया ऑफ द फिगर कितना आएगा, ऐसा बोलना चाहिए, अंडर द कर्व तो यहां पे कुछ है नहीं, एरिया ऑफ द फिगर कितना आएगा, तो एरिया ऑफ द फिगर यहां पे 12 आएगा, ठीक है। प्लॉट करके देखें, यहां पे ये ऊपर वाला इमेज नीचे आएगा तो इसको प्लॉट करना चाहिए, फिर ये ऊपर वाला इमेज नीचे आएगा तो इसको प्लॉट करना चाहिए, फिर ये ऊपर वाला इमेज नीचे आएगा तो इसको प्लॉट करना चाहिए। अब ये इमेज इस साइड आएगा तो इसको प्लॉट करना चाहिए, फिर इसे प्लॉट करना चाहिए, और ऐसे ही इसे प्लॉट करना चाहिए, और क्या करें, इसको भी प्लॉट कर दें तो ये यहां आ जाएगा। तो आपका एक बहुत ही बढ़िया सा फिगर यहां पर बन रहा है, ठीक है। यहां पर टोटल 12 डब्बे हमने शेड किए हैं जो हमारे सॉल्यूशंस हैं। किसके सॉल्यूशंस हैं, इस भयानक सी दिखने वाली इक्वेशन के सॉल्यूशंस हैं, ठीक है। और उसका आंसर कितना निकल के आ रहा है, इसलिए एरिया का टोटल आपका आंसर जो एरिया का निकल के आ रहा है दैट इज 12, बिकॉज इट इज 12 into 1। क्लियर हुआ ये क्वेश्चन? अगर आपको क्लियर है तो आप इस टाइप के और भी बहुत सारे बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन जो बनते हैं वो कर सकते हो। हमने सबसे अच्छा वाला क्वेश्चन यहाँ पे एक्चुअली देख लिया, जहां पे आपको सिमेट्री भी यहाँ पे यूज करने को मिली, जो हमने लेक्चर 1 में डिस्कस की थी, ठीक है। ऑलराइट, चलो आगे बढ़ते हैं और समझते हैं ऐसे कोई बढ़िया से क्वेश्चन जहां पर हम हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ नया सीखने वाले हैं। क्लियर हो रहा है यहाँ पे सारे बच्चों को? ऑलराइट चलो, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस। हाँ, अब ये क्वेश्चन भी अपने आप में बहुत अलग क्वेश्चन है। यहां पर इक्वेशन देखो ध्यान से कैसी दी है। इस इक्वेशन के बारे में हमें कुछ भी नहीं पता है, ठीक है। अब हमें यहां पे 0 से डिकोड करना पड़ेगा कि ये इक्वेशन आखिर रिप्रेजेंट क्या कर रही है। फाइंड द एरिया एनक्लोज्ड बाय द लूप। अब यहां पर फिर से इसने एक नया टर्म यूज कर दिया, लूप। अब लूप बनते हुए हमने लेक्चर 1 में एक एग्जाम्पल देखा था, ठीक है। वैसे कुछ यहां पर होने वाला है कि कर्व अपने आप में ही ऐसा उलझा हुआ है कि उसमें एक लूप बन रहा है। वो जो लूप बनेगा उसका एरिया कितना होगा, ऐसा आपको फाइंड करके बताना है, ठीक है। तो आपको पहले कर्व का फिगर तो समझ में आया, तब तो जाके आप यहाँ पे इंटीग्रेशन से आंसर निकालोगे। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन में इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं पड़ी थी, ये बात नोटिस करिए आपने, लेकिन तब भी वहां पे डिस्कस का होना चाहिए सॉल्यूशन। ऑब्वियसली ये क्वेश्चन डिस्कस का होना चाहिए, एरिया के अंडर आ रहा है, इसलिए हमने यहाँ पे उसका डिस्कशन किया, ठीक है। अब यहां पर अगर आपको इस कर्व को 0 से एनालाइज करना स्टार्ट करना है तो सबसे पहले तो ये सोचो कि ये कौन कौन से x अलाउ करेगा, ठीक है। यहां से बिल्कुल बेसिक लेवल से सोचना स्टार्ट करो तो आप शायद इसका ग्राफ आसानी से बना पाओगे, ठीक है। क्या है आपके पास में यहां पर बच्चों, आपके पास में जो कर्व है दैट इज y² = x × x - 1 का स्क्वायर, ठीक है। अब यहां पर हम ये सोचते हैं कि LHS जो है, LHS इज ऑलवेज पॉजिटिव, यस और नो। आपका LHS जो है वो ऑलवेज पॉजिटिव है। तो यहां पर अगर ये इक्वेशन सेटिस्फाई आपको करनी है तो RHS भी ऑलवेज पॉजिटिव रखना पड़ेगा। अब RHS पॉजिटिव रखने के लिए ये पोर्शन तो ऑलवेज पॉजिटिव वैसे भी है, क्यों, स्क्वायर की वजह से पॉजिटिव है बच्चों, ये दोनों है ना। ये परफेक्ट स्क्वायर है इसलिए पॉजिटिव है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है इसलिए ऑलवेज पॉजिटिव है। लेकिन ये क्वांटिटी गड़बड़ कर सकती है, ये क्वांटिटी क्योंकि गड़बड़ कर सकती है, ये क्वांटिटी नेगेटिव भी हो सकती है, लेकिन इक्वेशन फिर सेटिस्फाई नहीं होगी। तो हम यहां पे सबसे पहली बात ये बोल रहे हैं कि x कैसा होगा। अगर इस रिलेशन का, फंक्शन नहीं बोल सकते इसको, ये अगर इस रिलेशन का x और y में जो भी आपको रिलेशन दिया हुआ है, अगर मैं उस रिलेशन का प्लॉट करना चाहता हूं, ग्राफ बनाना चाहता हूं, तो मुझे ये तो बात ध्यान रखनी ही पड़ेगी कि x में कैसा यूज करूं, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 यूज करूं। ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 अगर मैं यूज नहीं करूंगा तो यहां पर तो प्लॉट बन ही नहीं सकता, क्योंकि y की इमेजिनरी वैल्यू आ जाएगी उस केस में, ठीक है। तो ये बात समझ में आए कि इसका जो ग्राफ बनेगा ये हमेशा x ग्रेटर देन 0 के लिए बनेगा, मतलब y एक्सिस के राइट में ही एग्जिस्ट कर सकता है, y एक्सिस के लेफ्ट में इसका ग्राफ एग्जिस्ट नहीं कर सकता, ठीक है। ये हमें कुछ एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन पता चली। ऐसे और भी कुछ डिकोड करने की कोशिश करते हैं यहां पे। अब जो यहां पर पोर्शन बनेगा
उसके लिए मैं क्या बोल सकता हूं कि ध्यान से अगर मैं इस इक्वेशन में फिर से देखूं और कर्व ट्रेसिंग वाले फंडे यूज करूं तो मैं यहां पर बोल सकता हूं कि अगर मैं y के प्लेस में -y डालूंगा तो इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि y जहां भी एग्जिस्ट करता है, एक ही लोकेशन पे एग्जिस्ट करता है, वहां पर इसकी पावर कैसी है? इवन पावर है। ठीक है, तो y की अगर पावर इवन है तो y इक्वल टू -x, y की जगह -y डाल के फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो y की जगह -y डाल के फर्क नहीं पड़ रहा है, ये हमें क्या इंडिकेट करेगा कि ये जो कर्व बनेगा इट वुड बी सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस, it will be symmetric about x axis. Is this concept clear to everyone? ये हमने ऑलरेडी कर्व ट्रेसिंग में याद किया हुआ है। ठीक है, अभी अभी हमने इसका यूज भी किया था। y की प्लेस में -y डाल के फर्क नहीं पड़ रहा है, इसका मतलब सिमेट्री x एक्सिस के अबाउट है। तो अगर x एक्सिस के अबाउट सिमेट्री है, मैंने ये ऑलरेडी कंक्लूड कर दिया है, तो क्यों ना मैं पूरा फोकस किस पे करूं? x एक्सिस के ऊपर क्या बन रहा है उसके ऊपर फोकस करते हैं। अगर x एक्सिस के ऊपर क्या बन रहा है वो हमें यहां पे अच्छे से प्लॉट अगर कर पाएंगे, देन इन दैट केस नीचे वाला तो पोर्शन क्या करना है, केवल आपको रिफ्लेक्ट ही करना है ना, क्योंकि सिमेट्री है। तो y ग्रेटर देन 0 के ऊपर फोकस करते हैं। ठीक है, अब y ग्रेटर देन 0 के लिए हम फोकस करना चाह रहे हैं, फोकस ऑन y ग्रेटर देन 0। तो यहां पर अगर मैं इसको y के लिए सॉल्व करने जाऊंगा तो होगा क्या? y के लिए अगर मैं इसको सॉल्व करने जाऊंगा तो मेरे पास आएगा यहां पे y इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर x और फिर बाद में x माइनस 1 का स्क्वायर। तो यहां पर प्लस और माइनस दोनों आएगा, मुझे पता है, लेकिन यहां पर मैं फोकस किस पे करना चाह रहा हूं? फोकस करना चाह रहा हूं क्योंकि यहां पे मैं पॉजिटिव y के ऊपर, नेगेटिव का मुझे टेंशन ही नहीं है क्योंकि जो ऊपर बनेगा वही नीचे भी बनने वाला है। ठीक है, तो यहां पर मैं पॉजिटिव वाले को ही यहां पे लेके आगे प्रोसीड करने वाला हूं। ठीक है, तो आपके पास में पॉजिटिव वाला जो बनेगा वो क्या हो जाएगा? y इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर x इंटू x माइनस 1 का स्क्वायर भी है, का स्क्वायर भी है। ठीक है, अब यहां पर आप ये बोल सकते हो सर x माइनस 1 का स्क्वायर तो अंडर रूट के बाहर आ जाएगा, लेकिन जब भी आप अंडर रूट के बाहर कोई क्वांटिटी निकालते हो तो ये ध्यान रखो कि उसके ऊपर मॉड लगा के बाहर निकालना होता है। समझ रहे इस बात को? उसके ऊपर मॉड लगा के बाहर निकालना होता है। साइन स्क्वायर x का अंडर रूट कितना होता है? साइन स्क्वायर x का अंडर रूट मॉड साइन x होता है। ठीक है, x स्क्वायर का अंडर रूट कितना होता है? x स्क्वायर का अंडर रूट मॉड x होता है। ठीक है, तो ये बातें अगर आपको पता है तो आप यहां पे एग्री करोगे कि ये इक्वेशन अगर मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो ये ऐसा बनना चाहिए, मॉड के अंदर x माइनस 1 और फिर अंडर रूट x मल्टीप्लीकेशन में, मॉड के अंदर x माइनस 1 और अंडर रूट के अंदर x। ठीक है, अच्छा अब यहां पर और भी चीजें हम एनालाइज करते हैं। पहले तो हमने क्या किया, थोड़ा इक्वेशन को डीकोड किया। ठीक है, अब यहां पे सोच के देखो कि आखिर होने क्या वाला है। यहां पर हम किस पे फोकस कर रहे हैं? स्पेसिफिकली 0 के आगे वाले क्वांटिटीज पे ही फोकस कर रहे हैं। ठीक है, 0 के आगे वाले पे ही फोकस करना है, ऐसा हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो यहां पर दो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वांटिटीज आपको नजर आएंगी। एक तो है 0, अगर मैं यहां पे x की वैल्यू 0 डालूंगा तो y की वैल्यू 0 बनेगी। अगर मैं x की वैल्यू 1 डालूंगा तो भी y की वैल्यू 0 बनेगी। ये वाली बात नजर आ रही सारे बच्चों को? अगर मैं यहां पर दो वैल्यूज इनपुट में डालूंगा तो मुझे बार बार 0 आंसर मिल रहा है, इसका हमें कुछ करना चाहिए, ये कुछ अच्छी बात है शायद। ठीक है, इसका हम कुछ करते हैं। चलो, तो यहां पर दोनों ही चीजें पहले तो मैं प्लॉट कर लेता हूं। 0 डालने पे आपको ग्राफ में 0 मिलना चाहिए और 1 डाल के भी आपको ग्राफ में 0 मिलना चाहिए। ठीक है, तो अब इसके बीच में क्या होगा? इसके बीच में आपका y ऑब्वियसली पॉजिटिव होगा कि नहीं होगा? मॉड लगा हुआ है, अंडर रूट का आंसर ऑलवेज पॉजिटिव होता है, तो ये जो भी कैलकुलेशन आएगा हमेशा पॉजिटिव होगा, y का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगा। वो तो हम सॉल्व ही इसके लिए कर रहे हैं, पॉजिटिव y के लिए हम यहां पे सॉल्व करके देखना चाह रहे हैं। ठीक है, क्योंकि नेगेटिव वाला तो मुझे रिफ्लेक्ट करना ही है नीचे। तो यहां पर हमें क्या कंक्लूड करूंगा कि आपका 0 पे 0 है, 1 पे 0 है, तो बीच में कुछ तो पॉजिटिव है फिर नेगेटिव हो जाएगा। बीच में कुछ तो पॉजिटिव है, सॉरी नेगेटिव नहीं हो जाएगा, फिर से 0 हो जाएगा। बीच में पॉजिटिव होगा फिर से 0 हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा? अब 1 के बाद की कहानी यहां पे देखना थोड़ी सी आसान है। ठीक है, मैं जैसे जैसे आगे जाऊंगा होगा क्या, मैं यहां पे x की वैल्यू बढ़ाते जाऊंगा तो ये वाला पोर्शन बढ़ेगा, ये वाला पोर्शन बढ़ेगा। तो मैं जितना बड़ा x डालूंगा उतना बड़ा y आएगा, जितना बड़ा x डालूंगा उतना बड़ा y आएगा। तो अगर मैं इन्फिनिटी डाल दूंगा तो इन्फिनिटी आ जाएगा। ठीक है, तो मतलब जितना आगे जाएंगे उतना ऊपर जाना है, जितना आगे जाएंगे उतना ऊपर जाना है। ठीक है, तो इसका ग्राफ ऐसा कुछ जाना चाहिए, ऊपर इंक्रीजिंग होना चाहिए। ये वाला आइडिया हमें एप्लीकेशन और डेरिवेटिव्स के थ्रू है। अब इससे ज्यादा यहां पे वेरिएशन मुझे लग नहीं रहा कि होना चाहिए। ठीक है, अगर ऐसा ग्राफ इसका y एक्सिस के ऊपर बना है तो क्या मैं इसको रिफ्लेक्ट करवा दूं नीचे? इसको अगर मैं नीचे भी रिफ्लेक्ट करवा दूंगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा, यहां पे इसको डॉटेड से ड्रॉ कर लेता हूं, जो रिफ्लेक्ट करवा के कर रहा हूं मैं। डॉटेड ऐसा नीचे भी आना चाहिए और फिर डॉटेड ऐसा निकल जाना चाहिए नीचे। क्लियर है? तो ये आपका एंटायर ग्राफ बन गया। अगर आपका ये एंटायर ग्राफ बनाए तो ये देख के आपको अच्छा लगना चाहिए, क्योंकि अब यहां पे आपको लूप जो है जिसका आपको डिस्कशन करना है वो दिखाई दे रहा है।
आपको यहां पे लूप दिखाई दे रहा है क्या? कहां से कहां तक आ रहा है लूप? 0 और 1 के बीच में आ रहा है, ठीक है। अच्छा, तो यहां पर ये जो ग्राफ बनाए बच्चों, हमने काफी डिसेंट ग्राफ बना लिया है, लेकिन इसका एक्चुअल सॉफ्टवेयर ग्राफ कैसे जनरेट करता है उसको भी एक बार देख लेते हैं, ठीक है। आपको देख के अच्छा लगेगा कि हमने काफी अच्छा यहां पे ग्राफ एक्चुअली डिस्कस कर लिया, ठीक है। 0 से लेके 1 के बीच में इसका लूप आता है और फिर 1 के बाद में चीजें ऊपर और नीचे जाना स्टार्ट होती हैं, ठीक है। ये इसका एक्चुअल ग्राफ है। अब यहां पर आप देखोगे कि हमने जब बनाया था तो एक्चुअल तो नहीं बना पाए थे हम, ठीक है, क्योंकि हमें एग्जैक्टली हर चीज हमने नोटिस नहीं की थी। यहां पे आप अगर देखोगे तो ऐसा लग रहा है कि यहां पे एक शार्प एज आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर मैं एरिया के कैलकुलेशन करना चाह रहा हूं तो इस रफ फिगर से भी वही आंसर निकालूंगा मैं जो इस फेयर फिगर से निकाल पाऊंगा, ठीक है। लेकिन जस्ट बिकॉज यू गाइस शुड नो कि इसका ग्राफ बनता कैसा है, इसलिए हम इस ग्राफ को यहां पर देख रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर मैं क्या सोच रहा हूं बच्चों, अगर मुझे अब कोई पूछेगा, अब मुझे यहां पे बहुत अच्छा लग रहा है, अब मुझे अगर कोई पूछेगा कि मुझे इस लूप का आंसर निकाल के बताओ, ठीक है, कोई अगर मुझे फिगर भी दे रहा होता साथ में तो बहुत ही आसान क्वेश्चन हो गया होता है। तो इस लूप का अगर मुझे वैल्यू निकालना है तो मुझे यह पता है कि एक्स एक्सिस के ऊपर और नीचे सेम एरिया आने वाला है, तो क्यों ना हम ऊपर वाले एरिया के ऊपर फोकस करें। ऊपर वाला जो एरिया है उसी को अगर मैं डबल कर दूंगा तो मेरे पास लूप का एरिया आ जाएगा, ठीक है। एक्स एक्सिस के ऊपर वाले का वैल्यू लेने का फायदा क्या होता है बच्चों, क्यों डायरेक्टली एफ का इंटीग्रेशन होता है। ये जो भी कर्व का इक्वेशन है, अगर आप मुझे इस कर्व का इक्वेशन बता दोगे तो उसका इंटीग्रेशन 0 से लेके 1 तक करके ये रेड शेडेड रीजन आ जाना चाहिए। लेट अस कॉल दैट A1, ठीक है, लेट अस कॉल दिस A1, और उसको इंटू 2 करके हमारे पास फाइनल एरिया आ जाएगा लूप का। लेकिन उसके लिए अब आप मुझे क्या बताओगे, इस कर्व का इक्वेशन बताओगे, किस चीज को इंटीग्रेट करना है, ठीक है। तो मुझे क्या पता है, यहां पे y की वैल्यू पॉजिटिव है, y की वैल्यू पॉजिटिव है, और y की वैल्यू पॉजिटिव है तो उसके लिए एक्सप्रेशन क्या आ रहा है वो हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, ठीक है। लेकिन अब यहां पे मॉड भी आ रहा है, मुझे मॉड भी ओपन करना है। अब मैं मॉड किस तरीके से ओपन करूंगा, यहां पर मैं क्या नोटिस करूंगा, क्योंकि मैं 0 से लेके 1 के बीच में जा रहा हूं तो मेरा मॉड कैसे ओपन होना चाहिए, नेगेटिव के साथ में ओपन होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आपकी x की वैल्यू 1 से छोटी है। 0.5 डालोगे तो नेगेटिव बनेगा, तो मॉड क्या करेगा, नेगेटिव को पॉजिटिव बनाएगा। पॉजिटिव कैसे बनता है, नेगेटिव के आगे एक और एक्स्ट्रा नेगेटिव लगा के पॉजिटिव बनता है। तो अगर यहां पे मैं इस पोर्शन का इक्वेशन लिखना चाह रहा हूं 0 से लेके 1 के बीच में, तो यहां पर y का इक्वेशन आएगा बच्चों x माइनस 1 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स, ऐसा आ जाएगा। नेगेटिव के साथ में ओपन हो गया, 1 माइनस एक्स अंडर रूट ऑफ एक्स, ठीक है। चाहो तो आप यहां पे x की कोई वैल्यू इमेजिन करके देख लो, 0.5 और 0.5 यहां डाल के आपको y पॉजिटिव मिल रहा है। तो बस अब यहां पे आके क्वेश्चन काफी आसान हो गया है, क्योंकि a1 का वैल्यू अब मेरे सामने आ जाएगा बहुत ही आसानी से। a1 का जो वैल्यू है दैट इज नथिंग बट इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 दिस पर्टिकुलर पोर्शन का इंटीग्रेशन, ठीक है। मतलब वो क्या है, अंडर रूट एक्स है और साथ में यहां पे x की पावर 3/2 है, ठीक है। इस चीज को आपको इंटीग्रेट करना है। अंडर रूट एक्स का इंटीग्रेशन, x की पावर 1/2 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका x की पावर 3/2 अपॉन 3/2 एंड माइनस x की पावर 3/2 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, x की पावर 5/2 अपॉन 5/2, और वैल्यू जा रही है आपकी 0 से लेके 1 के बीच में। तो अगर आप इसके अंदर वैल्यू डालते हो 1 तो क्या बनने वाला है, यहाँ पे यहाँ हो जाएगा 2/3 और यहाँ हो जाएगा आपका 2/5, क्लियर। 2/3 एंड 2/5, 0 डाल के तो आपके पास में कुछ आने वाला नहीं है। यहाँ इसको अगर फर्दर कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 10 माइनस 6 मतलब 4/15 हो जाएगा, क्लियर है। 4/15 आपका यहां पर A1 का आंसर आ रहा है। तो ओवरऑल एरिया कितना हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर आपका ओवरऑल एरिया जो हो जाएगा, टोटल एरिया वो हो जाएगा ट्वाइस ऑफ A1 विच इज 8/15। इज दिस क्लियर। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को डिकोड करके सॉल्व कर सकते हैं। अब यहां फिर से ये एडवांस लेवल का क्वेश्चन इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि हमें इस कर्व के बारे में कुछ भी नहीं पता था, लेकिन हमारे पास कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन हैं। कर्व ट्रेसिंग की बेसिक इंफॉर्मेशन है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नेचर की बेसिक इंफॉर्मेशन है, जिसको देख के हम एटलीस्ट रफ स्केच तो बहुत हद तक सही बना सकते हैं। और रफ स्केच अगर आपके पास में आ गया है तो आपको लूप नजर आ गया है, आपको लूप नजर आ गया तो आप इक्वेशन देख सकते हो, इक्वेशन देख के आप इस क्वेश्चन को पूरी तरह से सॉल्व कर सकते हो। क्लियर है, क्लियर हो रहा है। आज ज्यादा हैवी तो नहीं हो गया लेक्चर। होपफुली यहां पर आपको हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ नया सीखने को मिले, ऐसे क्वेश्चन में आपके साथ में डिस्कस कर रहा हूं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बच्चों आपका फिर से बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जहां पर हम इनइक्वालिटीज देख रहे हैं और साथ में मॉड भी आ रहा है, ठीक है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। यहां पर क्वेश्चन जिस तरीके से फ्रेम किया है वहां पे देखो क्या हो रहा है, इफ द एरिया एनक्लोज्ड बाय mod x plus mod y less than or is equal to 4 and xy greater than or equal to 3 is a plus b ln 3। तो लॉग में आंसर आएगा कुछ, तो ये हमें पहले से पता चल रहा है शायद, a plus b ln 3। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a plus b। अब आपके जो न्यूमेरिक बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं वो इस तरीके से फ्रेम किए जाते हैं।
ठीक है, आपको यहाँ पे कुछ तो कॉन्स्टेंट्स मिलने वाले हैं, उन कॉन्स्टेंट्स का सम कितना आएगा ऐसा आपको रिपोर्ट करना है फाइनली। ठीक है, अब यहाँ पर फिर से आपको ये देखना पड़ेगा कि आप क्या ये इन कर्व्स को ड्रॉ करना जानते हो क्या। तो पहली बात तो ये कि क्योंकि इनइक्वालिटीज हैं तो इनइक्वालिटीज की मदद से एक्चुअली आपको एरिया मिलता है, इनइक्वालिटीज की मदद से एरिया मिलता है, लेकिन उस एरिया का बाउंड्री क्या होगा सबसे पहले आपने उसके बारे में सोचना चाहिए। तो आपको अगर किसी भी एरिया की बाउंड्री पता करनी है जो इनइक्वालिटी के फॉर्मेट में लिखी हुई है एरिया की वैल्यू, ठीक है, तो आपने क्या करना चाहिए, इक्वालिटी को सॉल्व करके देखना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम फोकस किस पे करेंगे, फोकस ऑन इक्वालिटी। क्यों करेंगे, टू गेट बाउंड्री। किसकी बाउंड्री, जो फिगर एनक्लोज होने वाला है उसकी बाउंड्री तो पता चले, ठीक है, ताकि हम उसको आगे सॉल्व कर पाए। तो यहां पर मैं बोल रहा हूं कि ऐसा करो, सबसे पहले तो आप इस चीज को एनालाइज करके बताओ कि mod x प्लस mod y इज इक्वल टू 4। और वैसे ही दूसरा जो एनालाइज करने के लिए मैं यहां पे डिस्कशन स्टार्ट करूंगा, दैट वुड बी एक्स वाई इज इक्वल टू 3, एक्स वाई इज इक्वल टू 3। इनका डिस्कशन हम यहां पे करने वाले हैं। ठीक है, तो mod x प्लस mod y इज इक्वल टू 4 अगर आप बनाना चाहते हो तो mod का जो हमें बेसिक नेचर पता है उसकी मदद से इस चीज को बड़ी आसानी से आप प्लॉट कर पाओगे। ठीक है, हम क्या बोलते हैं, ऐसे करते हैं, इसको सारे क्वाड्रेंट्स में ब्रेक कर लेते हैं। ठीक है, तो क्वाड्रेंट वन जो है उसके बारे में क्या हमें पता होता है, हमें पता होता है कि क्वाड्रेंट वन में एक्स और वाई दोनों के दोनों पॉजिटिव होते हैं। अगर एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव हैं तो मॉड कैसे ओपन होगा, प्लस के साथ में ओपन होगा। तो क्वाड्रेंट वन में आपकी इक्वेशन जो बनेगी वो बहुत ही आसान नजर आएगी, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 4। ये एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, क्वाड्रेंट वन के अंदर बनानी है तो हम बना लेंगे। ठीक है, वैसे ही क्वाड्रेंट टू में क्या होगा, क्वाड्रेंट टू में आपका x का वैल्यू नेगेटिव होता है, y का वैल्यू अभी भी पॉजिटिव होता है। ठीक है, x का वैल्यू नेगेटिव होता है, y का वैल्यू पॉजिटिव होता है। तो यहां पर इसको मॉड को ओपन करने के लिए -x लिखा जाएगा, इसको प्लस y लिखा जाएगा। पॉजिटिव क्वांटिटी मॉड में डायरेक्टली ओपन कर दो, नेगेटिव क्वांटिटी को ओपन करने के लिए एक्स्ट्रा नेगेटिव लगा लो। ठीक है, ये बेसिक आइडिया होता है मॉड ओपन करने का। मॉड ओपन अगर आप नहीं करोगे तो आपको प्लॉट करते नहीं आएगा, इसलिए मॉड हटाना जरूरी है। ठीक है, देयर कुड बी अदर अप्रोचेस ऑल्सो बट दिस इज द मोस्ट कन्वीनियंट वन। अनदर अप्रोच कुड बी टू यूज ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशंस। ठीक है, दैट इज ऑल्सो रियली नाइस, लेकिन ये ज्यादा आसान पड़ता है। लेवल 1 अगर आप इसका सॉल्यूशन समझना चाह रहे हो तो ये हो सकता है आपको ज्यादा स्टेप लिखने पड़े, लेकिन समझ में ज्यादा अच्छा आएगा। ठीक है, अच्छा थर्ड क्वाड्रेंट की बात करते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव है, तो दोनों नेगेटिव अगर हो जाएंगे तो -x माइनस वाई इक्वल टू 4 इस तरह से ओपन होगा इक्वेशन आपका। और अगर क्वाड्रेंट 4 की बात करें तो यहां पर आपका x तो पॉजिटिव होगा लेकिन y नेगेटिव होगा, इसलिए आपको इस तरह से इक्वेशंस मिलेंगे। अब चारों ही क्वाड्रेंट्स में आपको अलग अलग स्ट्रेट लाइंस की इक्वेशन मिली है, अब उनको प्लॉट कर लो तो आपको बढ़िया सा इस सिंगल इक्वेशन का आंसर मिल जाएगा। ये जो सिंगल इक्वेशन है इनके ये पोर्शंस हैं, so we are comfortable drawing the portions, so that's what we will be doing। ठीक है, x प्लस वाई इक्वल टू 4 अगर आपको ये ड्रॉ करना है तो ये एक लाइन है। लाइन ड्रॉ करने का सबसे आसान तरीका ये होता है कि लाइन के ऊपर लाई करने वाले कोई भी 2 पॉइंट्स फाइंड कर लो। ठीक है, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 अगर मुझे ड्रॉ करना है तो मैं ये बोलूंगा कि ये कहां से पास होता है, x इक्वल टू 0 डाल के y इक्वल टू 4 बनेगा एंड y इक्वल टू 0 डाल के x इक्वल टू 4 बनेगा। ठीक है, इन दोनों पॉइंट से आपका ये x प्लस वाई इक्वल टू 4 लाइन पास होना चाहिए। ठीक है, तो इसको प्लॉट करते हैं हमारे ग्राफ पेपर के ऊपर। ठीक है, तो हमारे पास क्या क्या है, 0 1 2 3 4 एंड 1 2 3 4। तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए 0,4 और हमें चाहिए 4,0। अगर इन दोनों को मैं ज्वाइन कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, एक लाइन मिल जाएगा। वही मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्चुअली इक्वेशन लिखा हुआ है। ठीक है, तो इनको कनेक्ट कर दिया जाए ताकि हमें एक बढ़िया सा फिगर मिले। लेट अस यूज सम अनदर कलर। ठीक है, तो इसकी मदद से ड्रॉ करता हूं मैं। यहां पर ऐसा कुछ होना चाहिए, है ना। इसको और अच्छे से ड्रॉ करने की जरूरत है आई गेस, क्योंकि ये जो है बिल्कुल बढ़िया तरीके से कनेक्ट होना चाहिए। ठीक है, ऑलराइट, तो आपकी स्ट्रेट लाइन ऐसे कुछ बनने वाली। क्या आप सेम काम बाकी क्वाड्रेंट्स में भी कर पाओगे? बहुत ही आसान है। यहां पर आपके पास में अब कौन कौन से पॉइंट्स आएंगे, ये 0 डाल के 4 आता है, x 0 डाल के 4 आता है, x 0 डाल के 4 हमने ऑलरेडी प्लॉट किया हुआ है। ठीक है, और यहां पर दूसरा जो पॉइंट हम कंसीडर करेंगे वो क्या है, y इक्वल टू 0 डाल के -4 आता है।
y इज इक्वल टू 0 डाल के -4 आता है, तो यहाँ कहीं जाएगा वो, ठीक है। सो दैट्स व्हाट वी विल बी डूइंग नाउ। यहाँ पर हम मार्किंग कर लेते हैं -1 -2 -3 -4, और वैसे यहाँ पर -1 -2 -3 एंड -4। तो यहाँ पर आपके पास में जो नया पॉइंट आएगा वो ये है, और अगले केस में जो आपके पास नया पॉइंट आएगा सिमेट्री से देख पाओगे कि -4 नीचे वाला पॉइंट आएगा आपके पास में, ठीक है। तो अगर आप कनेक्ट करोगे एक एक करके तो आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से एक स्क्वायर बनते हुए मिलना चाहिए, ठीक है, एक स्क्वायर बनते हुए मिलेगा। अगर आपको नोटिस करना है तो एक बार और डिस्कशन कर लेता हूं मैं। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या हो रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में आपको y इक्वल टू 0 डाल के x इक्वल टू -4 मिल रहा है, तो -4, 0 इज वन ऑफ द पॉइंट्स। आपको यहां पर x इक्वल टू 0 डाल के क्या मिल रहा है, x इक्वल टू 0 डाल के y इक्वल टू -4 मिल रहा है, x इक्वल टू 0 डाल के y इक्वल टू -4 मिल रहा है। ये दोनों पॉइंट्स पता कर लो, -4,0 आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे -4,0, और वैसे ही आपको क्या 0,-4 दिखाई दे रहा है, 0,-4 वॉज अनदर पॉइंट, ठीक है। इन दोनों को कनेक्ट करके आपको थर्ड क्वाड्रेंट का इक्वेशन ड्रॉ करते आ जाएगा। सो लेट्स डू दैट। यहाँ पे ऐसा कुछ प्लॉट कर लेते हैं, और वैसे ही लास्ट में आप नोटिस करोगे कि इन दोनों को कनेक्ट करके आपको फाइनल पोर्शन मिल रहा है। तो ये जो सिंगल इक्वेशन है mod x प्लस mod y इक्वल टू 4, ये एक्चुअली इस स्क्वायर का इक्वेशन है। ये जो आपको ब्लू कलर से स्क्वायर दिख रहा है, ये उस स्क्वायर का इक्वेशन है। इज दिस क्लियर? ठीक है, हमने एक ग्राफ डीकोड कर लिया, ठीक है। x प्लस वाई, सॉरी x का मॉड प्लस y का मॉड इक्वल टू 4 हमने ड्रॉ कर लिया। तो इससे क्या आ गई बच्चों, बाउंड्री पता चल गई है। लेकिन हमको लिखना क्या था, हमें तो लेस देन और इक्वल टू 4 लिखना था। अब लेस देन और इक्वल टू 4 में कैसे ढूंढ के बताऊं, इसके अंदर लेस देन और इक्वल टू 4, ठीक है। क्या करना है, मॉड x प्लस मॉड y इज लेस देन और इक्वल टू 4। तो यहां पर सबसे बढ़िया तो यह है कि आप ओरिजिन वाला टेस्ट यूज कर लो। ओरिजिन इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा या नहीं करेगा। अगर मैं इसके अंदर 0 डालूंगा तो 0 लेस देन और इक्वल टू 4 आएगा। इज दिस ट्रू? यस, इट इज ट्रू। इसका मतलब मैं वो रीजन सिलेक्ट करूंगा, एक्चुअली स्क्वायर की वजह से दो रीजन आए, इनसाइड द स्क्वायर एंड आउटसाइड द स्क्वायर। अब इनसाइड द स्क्वायर वाला जो 0 0 पॉइंट है वो इसको सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब उस रीजन में ये लाई करेगा जो मैं ड्रॉ करना चाहता हूं, जो मैं शेड करना चाहता हूं। मतलब एक्चुअली शेड क्या होगा, स्क्वायर के अंदर वाला रीजन यहां पे शेड होगा, ठीक है। तो स्क्वायर के अंदर का डिस्कशन चल रहा है। लेस देन और इक्वल टू 4 क्या इंडिकेट करता है, आपको इस स्क्वायर के अंदर रहना है, ठीक है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं और दूसरा वाला जो कर्व है उसको एनालाइज करना स्टार्ट करते हैं। आपका जो सेकंड कर्व है बच्चों वो ये है, एक्स वाई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। लेकिन हम किस पे फोकस करेंगे, सॉरी हम इक्वलिटी पे फोकस करेंगे। एक्स वाई इज इक्वल टू 3 पे हम फोकस करेंगे। क्यों? क्योंकि पहले बाउंड्री तो पता चले, उसके बाद में तो हम काम कर ही लेंगे। लेकिन जैसे ही मैं एक्स वाई इक्वल टू 3 लिखता हूं, अब मुझे इस कर्व के बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर से मैच कर रहा है। ये एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, ठीक है। तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला यहां पे फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में बनाते मुझे आता है। सो आई एम नॉट वरीड अबाउट ड्रॉइंग इट, ठीक है। बट व्हाट आई एम वरीड अबाउट इज कि यहां पर एक्चुअली अगर वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला फर्स्ट क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में इस ऑलरेडी बने हुए स्क्वायर को कट करेगा, तो कहां कट करेगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इस कर्व को कहां कट करेगा। तो लेट अस से मैं पहले वाले कर्व के साथ में उसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूं, ठीक है। यहां पर ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट की इक्वेशन है वो क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 है। याद आ रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट की इक्वेशन इज x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। आई वांट टू सॉल्व इट विथ एक्स वाई इज इक्वल टू 3, है ना। प्लॉट तो पहले इसी को करना है, उसके बाद में ग्रेटर देन वाला क्या रीजन है उसको बाद में नोटिस करेंगे, ठीक है। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं, वी वांट टू सॉल्व एक्स वाई इज इक्वल टू 3 एंड एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 4। तो यहां पर क्या करेंगे, y का वैल्यू उठा के इसके अंदर डाल देंगे। y का वैल्यू उठ के जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3/x हो जाएगा, इक्वल टू 4 लिखा हुआ है। तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू 4x, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। और ये चीज फैक्टराइज हो पा रही है क्या, हो जाएगी, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहां से आपका x के साथ में इंटरसेक्शन क्या क्या आ रहे हैं वो वैल्यूज पता चल गई। x इक्वल टू 1 पे इंटरसेक्शन आएगा इसका, और वैसे ही x इक्वल टू 3 पे इंटरसेक्शन आएगा। तो आपका रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इस तरीके से पास होने वाला है। क्लियर है? ऑलराइट, अगर यहां पे आपने इसके साथ में सॉल्व किया होता तो आगे सिमेट्री की वजह से यहां पर सारे बच्चे सोच पाएंगे कि यहां पर -1 और -3 आंसर आना चाहिए। -1 एंड -3 आंसर यहां पर आना चाहिए। इज दिस क्लियर? कुछ बच्चों को हो सकता है ये भी डायरेक्टली दिख गया होगा, सर 1 इंटू 3 कर लेंगे और 1 प्लस 3 कर लेंगे, दोनों इक्वेशन में सेटिस्फाई हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा भी आप इस चीज को सॉल्व कर सकते हो। 1,3 भी इसका सॉल्यूशन है, 3,1 भी इसका सॉल्यूशन है। क्लियर है? अदरवाइज द अनदर अप्रोच इज दिस ऑफ सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहां पर मैं प्लॉट करके देखता हूं, यहां पर मेरा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कैसा आएगा। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ऊपर से आता है,
ठीक है, ऊपर से आएगा, यहां इंटरसेक्ट करेगा, उसके बाद में यहां इंटरसेक्ट करके बाहर निकल जाएगा। ऑलराइट, और वैसे कुछ काम वो यहां करने वाला है, यहां आप बोल सकते हो कि यहां से कहीं से आ रहा है, फिर उसके बाद में इंटरसेक्ट करेगा, इंटरसेक्ट करके यहां पे फिर से बाहर निकल जाएगा इंटरसेक्ट करके। ठीक है, अब यहां पर जो आपका ग्रीन से बना हुआ है वो क्या है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, वो क्या है, लेकिन आपका जो एरिया है उसकी बाउंड्री है। आपको क्या प्लॉट करना है, आपको प्लॉट करना है यहां पर एक्स वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। तो आपको ग्रेटर देन वैल्यू चाहिए। यहां पर फिर से ओरिजिन वाला टेस्ट लगा के देखो, यहां पर अगर मैं 0 0 डालता हूं तो क्या इक्वेशन में लाई करेगा, नहीं करेगा। यहां पर इक्वेशन में सेटिस्फाई नहीं करता है ओरिजिन। इसका मतलब क्या करना है, आपको ओरिजिन वाला रीजन सिलेक्ट नहीं करना है। यहां पर हाइपरबोला 2 रीजन करता है, हाइपरबोला के ये आउटसाइड है और हाइपरबोला के ये इनसाइड है। ठीक है, तो आउटसाइड रीजन मुझे नहीं लेना है, मुझे इनसाइड रीजन लेना है। ठीक है, तो मतलब ये ग्रीन लाइन के उस साइड और ग्रीन लाइन के इस साइड आना है मुझे। ठीक है, तो ये सारे रीजन मैं इंक्लूड कर सकता हूं, लेकिन मुझे चाहिए क्या मुझे ब्लू और ग्रीन का कॉमन रीजन चाहिए। तो ब्लू और ग्रीन का कॉमन रीजन अब कहां कहां आ रहा है, ब्लू और ग्रीन का कॉमन रीजन एक तो ये आ रहा है, क्योंकि ब्लू के अंदर होना चाहिए, ग्रीन के बाहर होना चाहिए, और वैसे ही ग्रीन के बाहर होना चाहिए, ब्लू के अंदर होना चाहिए, तो दूसरा कॉमन रीजन यहां पर आ रहा है। ठीक है, लेकिन क्या आप देख पा रहे हो कि सिमेट्री है फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में। तो अगर मैं केवल यहां पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में मेहनत कर लेता हूं तो थर्ड क्वाड्रेंट की मेहनत अलग से करने की जरूरत नहीं है। यहां पर अगर मैं A1 फाइंड कर लेता हूं तो 2 टाइम्स ऑफ A1 मेरा क्या आ जाएगा, मेरा यहां पर फाइनल आंसर आ जाएगा। किसके लिए, पूरे एरिया का फाइनल आंसर आ जाएगा। क्लियर है, सो दैट्स व्हाट वी विल बी डूइंग, वी विल बी नाउ सॉल्विंग A1। और A1 सॉल्व करना क्या मुश्किल काम है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहां पर आपको क्या दिख रहा है, अपर कर्व और लोअर कर्व। जब आप यहां पर जाओगे x इक्वल टू 1 से लेके x इक्वल टू 3 तक, तो ब्लू वाला हो जाएगा आपका अपर कर्व और जो ग्रीन वाला है वो आपका हो जाएगा लोअर कर्व। अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, एक बार जल्दी से इंटीग्रेट करते हैं और देखते हैं कितना आंसर आएगा यहां पे। तो इंटीग्रेट करना है मुझे 1 से लेके 3 तक। अपर कर्व इज ये वाला लाइन, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 माइनस x, ये मेरा हो गया अपर कर्व। एंड माइनस लोअर कर्व इज हाइपरबोला। हाइपरबोला से क्या बनेगा आपका इक्वेशन, y इज इक्वल टू 3/x, तो माइनस 3/x। ठीक है, और dx, ये हम इंटीग्रेट करके देखते हैं 1 से 3, इसके अंदर लिमिट डाल के पता चलेगा कि इसका A1 का वैल्यू कितना है। अगर A1 का वैल्यू आ जाता है तो इंटू 2 करके हमारे पास A का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो आपके पास में A1 का वैल्यू लेट अस सी कितना आने वाला है। A1 इज इक्वल टू 4 का इंटीग्रेशन 4x हो जाएगा, माइनस x² हो जाएगा। ठीक है, x का इंटीग्रेशन, एंड माइनस 3 ln x हो जाएगा, log x हो जाएगा, और इस पे जाएगी 1 से लेके 3 तक। अगर मैं इसके अंदर डालता हूं 3 तो ये होने वाला है 12, माइनस हो जाएगा यहां पे 9/2, एंड माइनस हो जाएगा 3 ln 3, माइनस 3 ln 3। क्लियर। अगर मैं इसके अंदर 1 डालता हूं तो क्या होगा, 1 डालेंगे तो यहां पे आपको सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, लोअर लिमिट है इसलिए 1 डाल के यहां पर आएगा 4 और यहां आएगा -1/2। 1 डाल के ये तो हो जाएगा 0, ln वाला टर्म 1 डाल के नहीं आने वाला। तो आपके पास A1 का कैलकुलेशन देखो कितना बचेगा, A1 विल बिकम 12 माइनस 4 कितना हो जाएगा बच्चों, 8 हो जाएगा। ठीक है, और यहां पर आएगा आपके उसमें -9/2 एंड प्लस हाफ, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -9/2 एंड प्लस हाफ विल बी -8/2 विच इज -4। क्लियर, और माइनस कितना बच रहा है साथ में, -3 ln 3। क्लियर, तो यहां पर आपका A1 का आंसर आ गया है 4 - 3 ln 3। लेकिन आपको फाइंड क्या करना है, टोटल एरिया। तो टोटल एरिया यहां पर कितना हो जाएगा आपका, A इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ A1 विच इज 8 - 6 ln 3। ये आपका एरिया का फाइनल आंसर है, 8 - 6 ln 3। तो उसने क्वेश्चन में क्या पूछा था, उसने क्वेश्चन में पूछा था कि ये जो एरिया बाउंडेड आप निकालोगे उसको अगर आप a + b ln 3 के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करते हो तो a + b का वैल्यू कितना आएगा। तो यहां पे केवल मुझे कंपेयर करना है a + b ln 3 के साथ में, तो a + b ln 3। तो यहां पर अगर मुझे प्लस साइन चाहिए तो b का वैल्यू क्या लेना पड़ेगा, मुझे -6 लेना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पर कंपेयर करके आप ये बोलोगे implies small a is equal to 8 and small b is equal to -6 implies दोनों का सम कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। a + b is equal to 2, आपका 2 इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होना चाहिए। ठीक है, सो क्वेश्चंस ऑन एरिया कैन बी आस्क्ड इन न्यूमेरिक पैटर्न ऑल्सो। ठीक है, बाय आस्किंग सच थिंग्स। यहां पर एरिया का जो आंसर था वो तो नहीं आया न्यूमेरिक, लेकिन उसने पूछा जो था वो वैल्यू न्यूमेरिक आ रही है। ठीक है, सच थिंग्स कैन बी नोटेड डाउन। ऑलराइट,
क्लियर हुआ सारे बच्चों को? ऑलराइट, तो आई गेस एक और अमेजिंग क्वेश्चन करने का टाइम है हमारे पास, लेट अस डू दैट। यहां पर ये आपको लग रहा होगा सर ये तो एरिया पूछा ही नहीं इसने, यही बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल पाई से लेके 2 पाई तक 2 sin x का ग्रेटेस्ट इंटीजर dx, ठीक है। तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है और आप इसको डेफिनेट इंटीग्रेशन वाली प्रॉपर्टी से कर सकते हो। कौन सी प्रॉपर्टी से करोगे? जो थर्ड प्रॉपर्टी हमने सीखी है कि इसको अलग अलग इंटरवल्स में ब्रेक करो ताकि आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर का एग्जैक्ट वैल्यू लिखते आ जाए। कहीं पर 0 होगा, कहीं पर 1 होगा, कहीं पर -1 होगा, इस टाइप के अलग अलग वैल्यूज आपके पास में आ जाएंगे और आप इसको इंटीग्रेट करके फाइनल आंसर बता सकते हो। बट क्योंकि अभी हमने एरिया पढ़ने में इतनी मेहनत की है और हमें ये क्लियर हो चुका है कि डेफिनेट इंटीग्रेशन का और एरिया का कैसा रिलेशन होता है, तो इस क्वेश्चन को अगर आप एरिया के फंडे से करोगे तो हो सकता है कि आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाए, गिवन दैट आपको यहां पर ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशंस करते आते हैं। अगर आपको ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशंस करते आते हैं देन दिस क्वेश्चन इज रियली वेरी इजी थ्रू एरिया, ठीक है। इट इज नॉट ए क्वेश्चन ऑफ एरिया बट वी आर सजेस्टिंग अ सॉल्यूशन विच इज बेस्ड ऑन फाइंडिंग एरिया, ठीक है। ऑलरेडी देखो यहां पर क्या होगा, यहां पर मुझे दो चीजें पता होना चाहिए। एक चीज ये कि अगर मैं y = 2 sin x का ग्राफ आपसे पूछ रहा हूं तो क्या आप बना सकते हो, और उसके बाद अगर मैं आपसे ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए बोल रहा हूं कि अगर आपको यह पता है तो आप इसके ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ बनाओ तो क्या आप ये बना सकते हो। अगर किसी को अभी भी नहीं आता है सो प्लीज गो बैक एंड वॉच ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशंस के लेक्चर्स। केवल 2 ही लेक्चर्स मैंने लिए थे जिसके अंदर सारे ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन मैंने आपके साथ में डिस्कस किए थे, ठीक है। डोंट मिस आउट ऑन दिस कंसेप्ट कि इसको ड्रॉ कैसे किया जाता है, ठीक है। एडवांस में अदरवाइज दिक्कत आ सकती है। कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी के भी क्वेश्चन जो बनते हैं उसके अंदर आपको कई बार ग्रेटेस्ट इंटीजर सॉल्व करने की जरूरत पड़ेगी। ऑलराइट, चलो तो ये मैं करने वाला हूं, ये करने से मेरे पास डेफिनेट इंटीग्रेशन का आंसर पक्के से निकल के आ जाएगा, ठीक है। लेट अस लुक एट दिस। मेरे पास क्या होना चाहिए, मेरे पास सबसे पहले तो 2 sin x का ग्राफ होना चाहिए जो मैं अच्छे से बना के लाया हूं अपने साथ में, ठीक है। sin x जैसा ही है लेकिन इंटू 2 कर दिया ना तो यहां पर क्या हो गया, उसकी हाइट बड़ी हो गई। तो यहां पर ये जो 1 तक जाता था अब कहां तक जा रहा है, 2 हाइट तक जा रहा है, और ये जो -1 तक जाता था ये -2 तक जा रहा है। ऑलराइट, बहुत ही बढ़िया बात है। अब मुझे फोकस किस पे करना है, मुझे एक्चुअली फाइंड क्या करना है उसको देखते हैं। मुझे एक्चुअली इस डेफिनेट इंटीग्रेशन का एरिया फाइंड करना है, डेफिनेट इंटीग्रेशन का वैल्यू फाइंड करना है पाई से लेके 2 पाई तक ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर 2 sin x, है ना। समझे इस बात को कि क्वेश्चन क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर 2 sin x dx, ये मुझे फाइंड करके बताना है। मेरे पास ऑलरेडी स्टेप 1 किया हुआ है जो करना बहुत ही आसान था। यहां पे 2 sin x का ग्राफ बनाना बिल्कुल भी मुश्किल काम नहीं है, लेकिन अब यहां पर जो सेकंड स्टेप है दैट इज इंटरेस्टिंग कि अगर मैं इस ग्राफ को यूज करके अब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2 sin x बनाना चाहूं तो क्या क्या चेंजेस करना होंगे। तो यहां पर मैं 0 से पाई में चेंजेस करने की सोच भी नहीं रहा हूं क्योंकि पाई से 2 पाई में ही मुझे पूछा गया है, ठीक है। मैं यहां पे आपको ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन सिखा नहीं रहा हूं, मैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे एरिया से निकाला जा सकता है वो सिखा रहा हूं, ठीक है। तो यहां पर हम क्या देखेंगे, ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन हमें क्या बोलता है, डिवाइड कर लो पूरे ग्राफ को हॉरिजॉन्टल लाइंस की मदद से जो आपने यूनिट इंटरवल्स पे ड्रॉ किए हुए हैं। -1 और -2 यूनिट इंटरवल्स में मैंने हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ किए हुए हैं। तो ये जो पोर्शन नजर आ रहा है ये पोर्शन 0 और 1 के बीच में, 0 और -1 के बीच में, 0 और -1 के बीच में अगर मैं कोई इनपुट यूज करता हूं ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर तो वैल्यू क्या जनरेट करेगा, -1 जनरेट करेगा, ठीक है। इस लॉजिक से मैं क्या बोल सकता हूं, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर जो आएगा इस ग्राफ का वो सीधा सीधा ऐसा आ जाएगा, -1 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। एग्जैक्टली पाई पे क्या होने वाला है, एग्जैक्टली पाई पे तो आपके पास में 0 आने वाला है, ठीक है। तो वो पॉइंट ऊपर है तो यहां पे इसलिए हमने हॉलो सर्कल लगा लिया। उसके बाद क्या होगा, जैसे ही आप अब अगले वाले रीजन की बात करोगे तो ये जो पूरा का पूरा कर्व आपको दिख रहा है, ठीक है, ये किसके बीच में लाया करता है, ये -1 और -2 के बीच में लाया करता है। ऐसी क्वांटिटीज का अगर मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर लेता हूं -1.5 -1.2 तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू कितना आता है, -2 आता है। तो ये जो पूरा रीजन है, ये जो पूरा रीजन है यहां पर आपका ग्राफ कहां गिरने वाला है, यहां आपका ग्राफ गिरेगा -2 वाली लाइन के ऊपर, ठीक है। सो रेड ग्राफ इज व्हाट वी आर लुकिंग एट नाउ। यहां पे जो ब्लू ग्राफ है उसको इग्नोर मारो, रेड ग्राफ के ऊपर फोकस करो। और सेम चीज अब मैं करूंगा कहां से कहां तक, ये जो भी पॉइंट है इस पॉइंट से लेके 2 पाई तक, ठीक है। यहां पर फिर से आपकी कहानी रिपीट हो गई, ये वाला जो रीजन है ये फिर से 0 और -1 के बीच में है जिसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कहां गिरेगा, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर आपका इस तरह से गिरेगा, ठीक है, -1 के ऊपर गिरेगा। तो ये जो आपके पास में रेड ग्राफ आया है ये ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2 sin x का ग्राफ है। अगर मैं यहां पर अब आपसे पूछूं कि इंटीग्रेशन का वैल्यू कितना होगा, देन इजियर क्वेश्चन वुड बी टू आंसर कि ये जो अजीब सा फिगर बना है उसका एरिया कितना होगा, ठीक है। इसका एरिया अगर मैं फाइंड करना चाहूं तो बहुत ही आसान है, यहां पर आपके पास अलग अलग 3 रेक्टेंगल्स नजर आ रहे हैं।
तीनों रेक्टेंगल्स का एरिया निकालो, आपका इंटीग्रेशन का भी आंसर आ जाएगा। इजंट दिस इजी? ठीक है, ये वाकई बहुत ही आसान है। यहां पर जल्दी से मुझे ये बताओ बस कि आपका sin 2x का वैल्यू -1 कब होता है? क्या पूछ रहा हूं मैं आपसे? सॉरी, 2 sin x, 2 sin x का वैल्यू -1 कब होता है? मतलब आपका sin x का वैल्यू -12 कब होता है? -12 कब होगा sin x का वैल्यू? या तो वो आपका पाई प्लस पाई बाय 6 पे होगा, तो पाई प्लस पाई बाय 6 कितना हो जाएगा? 7 पाई बाय 6 हो जाएगा, या फिर 2 पाई माइनस पाई बाय 6 पे होगा। ठीक है, इस तरीके से आप कैलकुलेशन भी करके देख सकते हो। 2 पाई माइनस पाई बाय 6, अब 2 पाई माइनस पाई बाय 6 कितना होता है? 11 पाई बाय 6 होता है। ठीक है, तो हमें यहां पर जो एंड पॉइंट्स हैं वो पता चल गए। ठीक है, तो यहां पर इसका आप मुझे रेक्टेंगल का अगर एरिया निकालना है तो पहले तो इस छोटे रेक्टेंगल का एरिया निकाल लिया जाए। ये पाई से लेके 7 पाई बाय 6 तक जा रहा है, तो इसका विड्थ कितना हो गया? इसका विड्थ हो गया यहां पे पाई बाय 6। ठीक है, इसका विड्थ हो गया पाई बाय 6। ठीक है, और सिमेट्री इस साइड है, आप अलग से कैलकुलेट भी करके देख सकते हो, लेकिन इसका भी विड्थ कितना हो जाएगा? पाई बाय 6। दोनों का विड्थ यहां पे पाई बाय 6 होगा। ये जो बीच वाला पोर्शन है उसका विड्थ कितना होगा? तो ये पूरा का पूरा जो इंटरवल था ये पाई लेंथ का था, उसमें से पाई बाय 6 आपने हटा दिया, तो ये बीच वाला इंटरवल कितना बचा? 2 पाई बाय 3 बचा। ये बीच वाला इंटरवल आपका 2 पाई बाय 3 बचा। क्लियर है? लेकिन आप डायरेक्टली भी कर सकते थे 11 पाई बाय 3 और 11 पाई बाय 6 एंड 7 पाई बाय 6 को सब्ट्रैक्ट करके 11 पाई बाय 6 एंड 7 पाई बाय 6 अगर सब्ट्रैक्ट होंगे तो कितना बचेगा? 4 पाई बाय 6। 4 पाई बाय 6 इज सेम एज 2 पाई बाय 3। ठीक है, आपको ये कोऑर्डिनेट सब्ट्रैक्ट करके भी आंसर मिल सकता है। ये मेहनत मैं क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मुझे रेक्टेंगल की केवल लेंथ और विड्थ तो निकालनी है। ठीक है, तो ये जो छोटा रेक्टेंगल अभी मैंने शेड किया है उसका जो हाइट है वो है 1, वैसे इस साइड वाले को जो हाइट है वो है 1, और ये जो बड़ा वाला रेक्टेंगल बीच में बनने वाला है उसका हाइट है यहां पे 2। तो 1, 1 और 2, क्या अब यहां पे आप रेक्टेंगल्स का एरिया अलग अलग निकाल पाओगे? ठीक है, यहां पर तीनों ही रेक्टेंगल्स का एरिया हम एक एक करके ऐड कर देते हैं। एरिया 1 प्लस एरिया 2 प्लस एरिया 3 वो आपका फाइनल एरिया हो जाएगा। लेकिन एरिया को जो आंसर आएगा उसको हम फिर बाद में मैनिपुलेट करेंगे जल्दी से। ठीक है, तो यहां पर पहला वाला एरिया कितना आ रहा है? पाई बाय 6 इंटू 1 मतलब पाई बाय 6 हो गया। दूसरा वाला एरिया कितना आ रहा है? 2 पाई बाय 3 इंटू 2, 2 पाई बाय 3 इंटू 2, इस वैल्यू बता रहा हूं मैं, तो कितना हो जाएगा? ये 4 पाई बाय 3। और लास्ट वाला कितना हो जाएगा? यहाँ पे लास्ट वाला फिर से सेम एरिया है, यहाँ पे आपका जो एरिया बन रहा है ये एग्जैक्टली इसके बराबर आएगा, चाहे तो अलग से कैलकुलेट करके देख लो कितना आएगा? पाई बाय 6। पाई बाय 6 कितना हो जाएगा? पाई बाय 3, एंड पाई बाय 3 एंड 4 पाई बाय 3 कितना हो जाएगा टोटल आपके पास में? 5 पाई बाय 3। कितना हो जाएगा? 5 पाई बाय 3। क्लियर है? और 5 पाई बाय 3 के आपका आंसर होना चाहिए? नहीं, यहां पर आपसे क्वेश्चन एरिया का नहीं पूछा था। अगर एरिया का क्वेश्चन पूछा होता तो इसका आंसर 5 पाई बाय 3 बिल्कुल सही होता। लेकिन यहां पर जो आपका शेडेड रीजन बच्चों आ रहा है वो कहां आ रहा है? शेडेड रीजन आपका एक्स एक्सिस के नीचे आ रहा है पूरा का पूरा। क्योंकि शेडेड रीजन एक्स एक्सिस के नीचे आ रहा है तो हमें क्या रिलेशन पता है कि आपका डेफिनेट इंटीग्रेशन का आंसर एक्चुअली यहां पर नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो दैट वुड बी नेगेटिव ऑफ 5 पाई बाय 3, मतलब -5 पाई बाय 3 आपका यहां पर फाइनल आंसर है। इज दिस क्लियर? तो आपका ए आंसर यहां पर सही होगा। सो वी हैव एक्चुअली डन दिस यूजिंग एरिया विच वाज एक्चुअली अ क्वेश्चन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। फंडा समझ में आ रहा है? -5 पाई बाय 3 का रीजन समझ में आ रहा है? अदरवाइज 5 पाई बाय 3 भी था क्वेश्चन में, वो अगर मार्क कर दोगे तो गलत आंसर है वो, है ना? आपका डेफिनेट इंटीग्रेशन का आंसर यहां पे नेगेटिव ही आना चाहिए, क्योंकि एरिया कहां आ रहा है? एरिया एक्स एक्सिस के नीचे आ रहा है, इसमें आपको नेगेटिव वाला आंसर रिपोर्ट करने की जरूरत है। अब ये एक्सप्लेन करने में मुझे भले ही टाइम लगा हो, लेकिन आप अगर इसको खुद से सॉल्व करने की सोचो तो यहां पर अगर आपको ट्रांसफॉर्मेशंस पहले से पता है कि करते कैसे हैं, केवल शैडो तो लेना होता है और ये रेक्टेंगल्स की विड्थ तो निकालनी थी। ठीक है, तो ये तरीका बहुत ही बढ़िया रहेगा अगर आपको यहां पर एरिया का क्वेश्चन सॉल्व करते आ जाएगा तो। ठीक है, तो आई गेस विद दिस वी कैन से कि हमने एरिया यहां पर कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, आज के लेक्चर में मैं इतना ही क्वेश्चंस डिस्कस करना चाह रहा था। जल्दी से वीडियो को लाइक जरूर कर देना बच्चों, क्योंकि आज हमने बहुत ही अमेजिंग यहां पे क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। मुझे ही पता चलना चाहिए कि यहां पर आपको कितना समझ में आया है। ठीक है, सो डू कमेंट, आपको यहां पर अगर और भी क्विजेस चाहिए डेफिनेटली वी विल डू दैट, ताकि आपको और बढ़िया होल्ड हो जाए। अगर आप इस तरह के डिस्कशंस और ज्यादा कंटिन्यू करना चाहते हो देन हमारे पास लगभग जितना यूट्यूब के ऊपर टाइम स्पेंड करते हैं उससे डबल टाइम हम टीचर्स अनअकैडमी प्लस के ऊपर स्पेंड करते हैं। और अनअकैडमी प्लस के ऊपर ज्वाइन करना बहुत ही आसान है। एक सिंगल सब्सक्रिप्शन बच्चों आपको लेना होता है, उसमें भी अगर आप जेई लाइव कोड यूज कर लोगे तो आपको एडिशनल 10% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। मतलब चीजें जो ऑलरेडी अफोर्डेबल हैं वो और ज्यादा अफोर्डेबल हो जाएंगी। लगभग 50 से 60 रुपए बच्चों लगेंगे आपको केवल अनअकैडमी प्लस पे पढ़ाई करने के दिन के।
ठीक है, जिसके अंदर पारस सर, जयंत सर, मैं, नमो सर, सबको आपको मिलेंगे। ठीक है, साथ ही साथ आपको इंडिया के और भी टॉप टीचर्स मिलेंगे, उनका मटेरियल भी मिलेगा आपको, उनके भी लेक्चर्स रिकॉर्डेड फॉर्मेट में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, आपको कहीं पर भी कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, प्लस आपके डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे, प्लस आपको टेस्ट सीरीज भी मिल रही है। सो ऑल इन ऑल इट इज द बेस्ट अफोर्डेबल पैकेज फॉर जेई प्रिपरेशन। ठीक है, सो डू एक्सप्लोर दिस पर्टिकुलर ऑप्शन। और साथ ही साथ बच्चों, क्योंकि यहां पर हम आपके साथ जुड़े हुए हैं, आप हमारे साथ जुड़े हुए हो, सो लेट अस नो बाय सब्सक्राइबिंग। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन प्रेस करो ताकि यहां पर आपकी कोई भी क्लास मिस ना हो। साथ ही यहां पर आपको बच्चों डिस्क्रिप्शन में नोट्स मिलेंगे आज के लेक्चर के, तो उनको डाउनलोड करो, अपने साथ में रखो ताकि आप इन क्वेश्चंस का रिवीजन फिर से अच्छे से कर पाओ। ठीक है, एंड दैट इज नॉट इट। यहां पर बच्चों आपको अगर लगता है कि आपके साथ में और कुछ बच्चे हैं जो मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आपके कुछ छोटे भाई बहन हैं, या फिर आपको कोई जान पहचान के बच्चे हैं जो अभी 9th-10th में हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आपकी हेल्प करने के लिए अनअकैडमी ने और भी चैनल स्टार्ट किए हैं। ठीक है, अनअकैडमी नीट जो चैनल है वो स्पेसिफिकली मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, एंड अनअकैडमी फाउंडेशन जो चैनल है वो 9th और 10th के बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो मेक श्योर दैट यू स्प्रेड द वर्ड अबाउट दीज चैनल्स ऑल्सो। ठीक है, अनअकैडमी चाहिए, डेफिनेटली यू विल बी शेयरिंग, आई नो दैट। ठीक है, तो अपने सोशल मीडिया पे बच्चों आप इसको शेयर करो, आपके पास फेसबुक अकाउंट होगा, उसके ऊपर आप लेक्चर शेयर कर सकते हो, आप जेई हैशटैग भी यूज कर सकते हो। ठीक है, जेई लाइव डेली। ठीक है, ताकि हमें पता चले कि यहाँ पर कितने बच्चे हमें फॉलो करके सेशंस को आगे भी बढ़ाना चाहते हैं। ठीक है, ऑलराइट, सो दैट्स इट फॉर द डे बच्चों। नेक्स्ट लेक्चर में आगे कंटिन्यू करेंगे नया टॉपिक हमारा। ठीक है, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।